आ गई। अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर, क्या हाल चाल। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं और हाजिर हो गए हैं आपके लिए एक नया शो लेके और एक कप चाय के साथ। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और कोई अब उस मोड में आ चुके हैं। तो सेलिब्रेशन का एक मोड होता है ना, शुरू शुरू में हम बहुत सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, फिर अगले दिन हम सबकी पिक्चर्स स्क्रॉल कर रहे होते हैं, फाइनली फिर हम वापस नॉर्मल ज़िंदगी में आ चुके होते हैं। कल एक थोड़ा सा सैड इंसिडेंट था अब फॉर जापान में साल के पहले दिन ही अर्थक्वेक आ गया। तो फिर कल वी वर डिस्कसिंग कि अभी तो साल शुरू हुआ और आते ही भौचाल आ गया ज़मीन में। तो रियलिटी यह है भाइयों और बहनों कि हमारा जो ज़िंदगी है ना वो ऐसी ही गुजरती रहेगी। तारीख़ बदलने से, नया कैलेंडर का पेज आने से या नई 12 बजने से, जो है वो नए 12 मतलब 12 बजने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला। कल भी हम बात कर रहे थे ना कि तब्दीली हमेशा हमारे अंदर होती है। अगर आप तब्दील नहीं हो या आप इस साल कुछ नया करने की नहीं सोच रहे हैं तो तब्दीली आपकी ज़िंदगी में आ नहीं सकती। मैंने याद है एक बात कही थी पिछले साल के शो में, मैंने एक बात कही थी कि हम अक्सर ज़्यादा बातें करके फंस जाते हैं या बातें सुन के फंस जाते हैं। तो बातें करने पर मैं ये बात कह रही थी कि जब आप अपनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लोगों को दे देते हैं, आपको ऐसी बात कर देते हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए क्राउड में बैठ के वन ऑन वन, और तो फिर बाद में हमें रिग्रेट भी नहीं करना चाहिए अगर आपके सीक्रेट्स किसी ने रखे नहीं। लेकिन एक बात मैंने और कही थी कि ना सिर्फ ज़्यादा बातें आप ना करें, आप ज़्यादा बातें सुने भी नहीं। Somebody asked me couple of days ago, तो आई थॉट कि मैं इसको शो पे क्लैरिफिकेशन दूँ। उन्होंने कहा ऐसे कैसे कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप ना लें, क्यों नहीं लें? कोई हमें अपनी कहानियाँ सुना रहा है, कोई हमें बातें बता रहा है, कोई इधर की उधर की मज़ेदार चटपटी खबरें लेकर आ रहा है, वो तो सुनना हमारा हक है। मैं इस वक्त आपको ना एक नया जाविया देना चाह रही हूँ सोच का। मे बी यू विल थिंक नाउ डिफरेंटली। देखिए, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन या एनी इन्फॉर्मेशन जिसको हमारा दिमाग शायद या तो समझने को तैयार नहीं है या हमारे लिए वो उस इन्फॉर्मेशन को कोई फ़ायदा नहीं है, वो हमारे लिए बोझ बन जाती है। सिर्फ यही नहीं, जब हमारा इंतकाल होगा, कहते हैं अल्लाह ताला हर एक को उसकी नॉलेज पर परखेगा कि तुम्हें क्या पता था। फॉर इंस्टेंस, आपको किसी के बारे में पता चल गया कि वो बहुत परेशान है या उनकी लड़की घर से भाग गई है या वो बीमार है या उनकी बहू और सास आपस में लड़ाई होती रहती है या कुछ भी, और आप उसकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली ला सकते थे बट यू चोज़ नॉट टू, तो मे बी अल्लाह विल होल्ड यू अकाउंटेबल फॉर दैट। कि तुम्हें पता था पड़ोस में क्या हो रहा है, या तुम्हें पता था तुम्हारे चाचा के घर पे क्या हो रहा है, या तुम्हें पता था कि मोहल्ले में क्या हो रहा है, बट यू डिड नॉट डू एनीथिंग गुड फॉर देम। तो हम अक्सर सिर्फ चटपटी ख़बर के मसाले के चक्कर में सुनते रहते हैं गॉसिप। व्हाट इफ़ अल्लाह ताला आपसे पूछ लें कि अच्छा चलो तुम्हें सब पता थी ना कि किसके घर में क्या हो रहा है, तुमने फिर क्या किया? बेरोज़गार था अगर उसका शौहर, कहते हैं ना जी शौहर तो कुछ करता ही नहीं था, अब पड़ा है घर में, उनके घर में तो खाने के फाके हो रहे हैं, क्या खाना दिया तुमने? तो बेहतर है कि आप लोगों से उतनी ही इन्फॉर्मेशन लें जितनी कि आप अपनी आंसरेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी बर्दाश्त कर सकेंगे आफ्टर लाइफ। हम इतना आगे तक का सोचते नहीं हैं, हम सिर्फ मज़े के चक्कर में, या हम ये कि भाई बहुत मज़ा आ रहा है बातें करने में और एक बंदा पूरे दुनिया की गॉसिप लेकर आए, तो हम सुनते रहते हैं और अपनी भी एक्स्ट्रा बताते रहते हैं। वही बात कि आपकी ये जो ज़बान है, जो छोटा सा ज़बान का टुकड़ा है, इसके चटखारे के चक्कर में हम मारे ही जाते हैं। अगर खाने का शौक़ है तो हमारे आधी बीमारियाँ हमारे खाने पीने की वजह से होती हैं, और दूसरा अगर फजूल बातें करने का शौक़ है तो हम फंसते ही अपनी बातों की वजह से हैं। तो आने वाले साल में कोशिश करें कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन में ये भी डाल लें कि ना आलतू फालतू कहना है किसी को और ना उल्टी सीधी गॉसिप जो है वो रिसीव करनी है। अगर हम इस बात का एहसास रखें कि जो इनपुट है हमारा, जो भी चीज़ है, चाहे वो इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो खाना है, चाहे वो कुछ भी है, वो ही हमारा आउटपुट होगा। अगर हमें इस बात का एहसास हो जाए तो हम बहुत बहुत केयरफुल हो जाए हर मामले में। मैं आज जो आपको मिलवाऊंगी ना, हमारे जो गेस्ट हैं उनसे भी कॉन्वर्सेशन जो है, आपको ये एहसास होगा कि कितनी ऐसी सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे दिमाग से ही शुरू होती हैं, और दिमाग ऐसी चीज़ है जो आपकी पूरी, मतलब आपका जो माइंडसेट है वो आपकी पूरी ज़िंदगी को बहुत संवार भी सकता है और तबाह भी कर सकता है। हमारे साथ आज एक होम शेफ़ मौजूद हैं जो बोहरा कम्युनिटी से उनका ताल्लुक़ है, वो बड़ी मज़ेदार कोई चीज़ सिखा रही हैं। फिर मेरे साथ एक लाइफ कोच हैं जिनसे हम बात करेंगे सदमे के ऊपर, ट्रॉमा के ऊपर, और उसके बाद एक कपल है जो दोनों वर्किंग हैं, और हम उनसे हमारा जो टॉपिक है उसमें वो ये है कि किस तरह एक्सटर्नल प्रेशर्स, फैमिली प्रेशर्स, सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस, स्टूपिड किस्म की एक्सपेक्टेशंस किसी एक कपल की ज़िंदगी पर असरअंदाज होती हैं, उसको तबाह करती हैं। लेकिन उसमें बॉन्ड कैसे, स्पार्क कैसे रखा जाए और बॉन्ड कैसे क्रिएट
किया जाए, ये सब मिलेगा आज आपको इस शो में। तो अगले 2 घंटे तक आपने हमारे साथ रहना है। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेने पर आपको लेके जाऊंगी किचन में मैं आपको मिलवाऊंगी हमारी होम शेफ से और जानेंगे कि क्या बन रहा है। आप मिले मुझसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मैं मौजूद हूँ किचन में इस वक्त और मेरे साथ एक होम शेफ़ मौजूद हैं। कल परसों और से एक दिन पहले आपने मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाना सीखी होंगी। आज उसी सिलसिले में देयर इज़ अनदर होम शेफ़ जो कि हमें बोहरी डिश बनाना सिखा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये पहले बताएं आपका क्या नाम है, कब से काम कर रही हैं? इरम ज़ुहैर। इरम ज़ुहैर और मैं घर से कर रही हूँ। 1 साल हो गया। मैं पहले करती थी बट ब्रेक के बाद फिर वापस स्टार्ट किया। ब्रेक के बाद आई आप? जी, आफ्टर एटलीस्ट 10 years। ओह माय गॉड, यू टुक 10 years ऑफ द ब्रेक फ्रॉम दिस? जी। यू वर कुकिंग? जी, वो जो पाकिस्तान जब में मैं पाकिस्तान में थी फिर बाहर मूव हो गई। वहाँ भी कुकिंग की? घर वालों के लिए अच्छा, सिर्फ। ये बट अब मैं जैसे मेरा एक पेज है, मैं फ्रेंड्स फैमिली ऑर्डर्स। व्हाट इज द नेम ऑफ द पेज? हाउस ऑफ टेस्ट के नाम से है। इरम ज़ुहैर भी अगर आप इंस्टाग्राम पे करेंगे तो इट्स ओनली ऑन इंस्टाग्राम? जी, Not नॉट on ऑन Facebook? फेसबुक। नहीं। ओके, तो इंस्टाग्राम पे आप देख सकते हैं हाउस ऑफ टेस्ट बाय इरम ज़ुहैर। जी, ओके, वंडरफुल। इरम क्या बना रही हैं? जो लोग जमात खाने अगर शौक से गए होंगे तो उन्होंने एक डिश ट्राई की होगी, बोरा फ्राइड चिकन। तो मैं वो आपको बनाना बताऊंगी आज। ज़बरदस्त। जी। तो उसके लिए हम इंग्रेडिएंट्स पे आ जाते हैं। क्या क्या चीज़ें डलेंगी? सबसे पहले आई कैन सी देयर 2 different टाइप्स ऑफ चिकन आई कैन सी। जी। तो एक आपकी ये वाली चिकन है जो बॉयल, पहले हम उस पर बात करते हैं। जी, ये क्या है? आपने सबसे पहले चिकन बॉईल करनी है। मैं बॉईल ये कितनी करके chicken लाई है? हूँ। 6 ड्रम स्टिक्स, एटलीस्ट ½ kg होगा। एंड दिस विल बी इनफ फॉर 2 person। 2 to 3 people? 2 to 3 people। Right. ठीक है, लेकिन आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, जैसे विंग्स कर सकते हैं, जो पीसेस आपको पसंद है। राइट। यू डोंट हैव टू डू ड्रम स्टिक्स खाली, आपको जो पसंद हो। ठीक है। तो अच्छा, मैं घर ये से हमारे पास, अच्छा ये पूरी रेसिपी 6 ड्रम स्टिक्स के हिसाब से हो रही है? जी, ठीक है। 6 ड्रम स्टिक्स ले ली। 6 ड्रम स्टिक्स हो गई। अब इसको जो मैंने बॉईल किया है, अदरक लहसुन का पेस्ट होगा। कितना? 1 चम्मच? 1 चम्मच। टेबल स्पून? टेबल स्पून। ठीक है। ठीक है, ये आ जाएगा आपका चाट मसाला। how much? ठीक है, ये आप डाल दें जितना आप स्पाइसेस पसंद करते हैं। अगर ज़्यादा खाते हैं तो 1 टेबल स्पून कर दीजिएगा। इसमें मैंने सिर्फ टीस्पून डाला है, 1 टीस्पून। ठीक है। वो आपको मिर्ची के हिसाब से कि आप Right, कितना right. पसंद करते हैं। ज़ीरा पाउडर, ये आपको अच्छा लेना है। 6 ड्रम स्टिक्स में एटलीस्ट 1 टेबल स्पून। राइट। Boiling पाउडर? उसमें, जीरा पाउडर, जी। ठीक है। अच्छा, ये भुना पिसा जीरा है या फिर ये सिर्फ जीरा है? ये सिर्फ ज़ीरा है। आप इसको, ये मार्केट में तैयार भी मिलता है, वरना आप घर पे थोड़ा सा पैन में भून के आप इसको ग्राइंड कर दीजिए। ठीक है। तो इसकी ये खुशबू बहुत अच्छी हाँ, आती है। रोस्टेड जीरा रोस्टेड जीरा पाउडर है। 1 टेबल स्पून ले लें। जी, गरम मसाला पाउडर टीस्पून प्लीज। अगर आप 6 ड्रम स्टिक्स में 1 टीस्पून गरम एंड मसाला व्हाट इफ यू डोंट पाउडर। लाइक द फ्लेवर ऑफ गरम मसाला? तो हम आप कम उसको कर कम दें? कर सकते हैं, सही है, हाफ कर लीजिए। सही है, मगर 1 लेकिन टीस्पून। अच्छा जायका जो है वो जीरे का आएगा। सही सही। और इसको आप 1 टीस्पून कर दें। इफ़ यू वांट हाफ तो फिर आप हाफ कर दीजिए। नमक अकॉर्डिंग टू हस्बे योर जायका, टेस्ट। सही है। एंड क्रश चिली पाउडर, कुटी लाल मिर्च? कुटी लाल मिर्च। लेकिन हाफ कुटी टीस्पून। लाल मिर्च और चाट मसाला वो आपको, इसमें 1 टीस्पून डली हुई है, बट आपको अगर मिर्ची कम पसंद है तो आप हाफ कर दीजिए। सही है। अब आपने इसको ये सब डाल के बॉयल करके रख लिया। आपने बॉयल में पानी नहीं डालना। ये कैसे होगा? आप उसको जब स्टीम पे रखोगे तो चिकन अपना पानी खुद छोड़ेगा। और आपने 2 टीस्पून जितना ऑयल डाल दीजिएगा उस बॉइलिंग अच्छा, आपने प्रोसेस में। अंदर आपने चिकन डाली, 2 टीस्पून ऑयल डाला, सारे ये मसाले डाले और आपने हल्की आंच पे इसको पका लिया। अब ये चिकन खुद तो अपना इट्स पानी काइंड ऑफ छोड़ेगा। ओके, कुक्ड है ये? जी, ठीक है। इतना पानी छोड़ेगा कि ये आराम से स्टीम होके, अच्छा, इट्स प्रॉपर्ली मतलब इट्स आप टेंडर? इसको, जी ये टेंडर है, लेकिन जैसे फुल कुक कर दें ताकि जब आप इसको फ्राई करेंगे सो इट वोंट बी एन इशू।
है, सही आपने जैसे इसको फुल बॉईल कर दिया, अभी आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं। मैं बिल्कुल समझ गई, इसको रोटी से भी चाहे जी तो खा जी लें। जी बिल्कुल। वंडरफुल। अब हमने क्या करना? अब हम अगर ये बिल्कुल, हम और करें, मैं इसमें अब ऑयल मैं भी इसकी डाल देती हूँ। कोटिंग करूंगी। अच्छा, ये 2 in 1 है। 2 in 1 क्या होता है? डाइट कर रहे हैं वो सिर्फ यही खा सकते हैं। जो बच्चे वगैरह घर में फ्राइड चिकन शौक से खाते हैं, अब मैं आपको ये कोटिंग करके फ्राई करके बताऊंगी। मुझे बताओ, ये डीप फ्राई? जी प्लीज़। बस अब तुम कोटिंग करना शुरू करो। तुमने ये ब्रेड क्रम्स लिए हैं, एग। सबसे पहले इस ब्रेड क्रम के अंदर ये समझ लीजिए 1 कप ब्रेड क्रम है और इसके अंदर 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर है। अच्छा, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर और 1 कप ब्रेड ब्रेड क्रम्स है। क्रम आप इसको मिक्स कर दें तो ये इस किस्म का। ये कोटेड है ना? जी, ये तो बाद ये वाला सब है, दिखाने जी, के लिए। जी ये हमारे एक्स्ट्रा जो हमारे लिए आप बनाएंगे। जी बिल्कुल। क्योंकि हमारा 6 में तो गुजारा होने नहीं वाला, तो एक्स्ट्रा ले आएंगे। दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। तो अब ये बताइए, थोड़ा सा और कर लेते आई हैं। थिंक जी थोड़ा सा और। अब आपने किया कोटिंग में आपने बड़ा जैसे- मेसी होने वाला है ना? हाँ, फिर हम अच्छे से कर लेंगे। अच्छी तरह करेंगे। अच्छा, आप याद दिला दें कि माविश आप नहीं कर रही, मैं कर रही। तो अब आपने इसको प्रॉपर जैसे कोट करना है सही है। ब्रेड क्रम से, मतलब बिल्कुल जैसे टिश्यू कोटिंग पे हो रख जाए लेती हूँ कोई I think। चीज़ हाँ, प्रॉपर्ली कोट। प्रॉपरली कोटेड होगी। ठीक है। अच्छा, यूजुअली जब आप जमात खाने में जैसे अगर आप थाल में बैठते हैं तो इसको आपको फॉइल में सर्व किया जाता है। जब जैसे आप फ्राई कर लोगे ना तो जमात खाने में फिर बाद में इसको फॉइल में कर देते हैं। सही है। तो उसकी स्टीम से बहुत इसका जो कोटिंग है सॉफ्ट बनती है और उसी से ही इसका जायका आता है। अब ऐसे हम खुला नहीं छोड़ते वहाँ आप पे। तो फॉइल नहीं लाई, लेकिन हमें घर में करना है कर तो ये लीजिएगा बना तो आप के। फ्राई करके इसको फॉइल में करते हैं। सही। फॉइल में करके आप साइड पे रख Individually? दें। नो नो नो, यू कैन हैव लाइक 6 पीसेस इन 1 फॉइल। राइट। और उसको जैसे उसकी स्टीम व्हाट इफ वी पुट इट इन द हॉट पॉट? नहीं, फिर वो हो जाएगा, मॉइस्ट हो जाएगा। मॉइस्ट हो जाएगा, लेकिन फॉइल बेस्ट रहता है। और जब भी आप फॉइल खोलोगे उसका बड़ा प्यारा सा नरम सा टेक्सचर होता है और ये बहुत शौक से खाते हैं। ये इसमें ऐसी आवाज़ें क्यों आ रही है? हमने क्या पानी समेत डाल दिया? हो सकता है बट तो- अब मैं इसको नहीं, बट कोई बात नहीं, अभी फौरन ही It will चिकन be जा fine, रही है। जी। अब मैंने इसको कोट किया, फिर आपने अंडे अंडे में में दिया। किया। अच्छा तेल ना अच्छा गरम होना चाहिए। ठीक है, अब मेरा ख्याल है बाकी भी कोट करके 2-3 तो डाल दें। जी ये आप डीप फ्राई करेंगी और मैं चला देती हूँ। जी, मैंने इसको डीप, अच्छा आप इसको शैलो फ्राई नहीं करिएगा बिकॉज फिर इसकी कोटिंग बनेगी नहीं। ठीक है, तो आपने इसको अगर इसमें खाना है तो ये डीप फ्राई ही होंगे। और तेल इस तरह, अब जब इस पे एक गोल्डन, हाँ, मैं कोट ये आ वाली जाएगा तो- आप ऐसा करें, उस पर लगा के रखें। जी मैं आप ये ये 2-3 आपने इसको अंडे में डिप करना है। अच्छा, अंडे में डिप करना है। ये फिर आप ही करें, मेरा हाथ अंडे वाला हो आप जाएगा। मुझे वो दे दीजिए, मैं उसी को करके दिखा दूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। जी। और मालिश अगर आप ये इसको टर्न कर दीजिए। सही है, ये ऐसे। बिल्कुल। ओके, वंडरफुल। मैं एक कलर देने के लिए सिर्फ, मैं भूल गई थी इसमें बताना, मैंने इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड किया है जो आप बिरयानी के ऊपर करते हैं। जर्दे का orange रंग, जर्दे का रंग। जी, इसीलिए ये इस कलर ये के इस हैं। कलर का बिकॉज Okay. मैंने बॉइलिंग टाइम पे ½ टीस्पून जितना कलर डाला था। सही, ये भी ऑप्शनल है। जी, ये भी ऑप्शनल है इफ यू वांट टू। जब जमात खाने में मिलता है उसमें कलर होता है। जी, राइट। उसमें वो लोग क्योंकि आई थिंक हल्दी डालते हैं या येलोइश डालते हैं तो वो येलो कलर पे आ जाता है, बट आई सही। प्रेफर जर्दे का कलर। राइट, ठीक है। अच्छा, अब ये जब फ्राई हो जाएंगे दे विल बी गुड टू सर्व। हाँ, और ये जो आपने ये कचूमर सा सैलेड का बनाया है, ये क्यों है? इसमें आ जाएगा यू विल बी सर्विंग सैलेड विद दिस। जी, क्या क्या डाला उसमें? सैलेड लीव्स, क्यूकम्बर, रेडिश और कैरेट्स। इसमें और कुछ भी नहीं है, बस इसकी एक प्लेन सैलेड है। बाद में मैं इस पे लेमन डाल दूंगी। इसके साथ लेमन कोटिंग भी बहुत अच्छी लगती है।
ठीक जब आप खाओगे, सही। या फिर आप बच्चों वाला घर है तो फ्राइज बना दे साथ। हाँ बिल्कुल। बहुत शौक अच्छा से खाते अब हैं। जब आप ये सारा कर रही हैं फ्राइंग, मैं ब्रेक ले लूँ? श्योर ब्रेक के ड्यूरिंग द ब्रेक आप फ्राई कर लीजिएगा श्योर। और मैं फिर अपने दूसरे गेस्ट के पास चले आऊँगी और वापस आएंगे तो ये रेडी होगी। जी। और फिर आप हमें एक और डिश बनाना सिखा रही हैं। डिश नहीं मतलब एक सेवरी है, स्नैक सेव हो गया पूरी, या। ना, सेव पूरी। जी। ब्रिलियंट। हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद हैं एक सर्टिफाइड लाइफ कोच और हम बात करेंगे ट्रॉमा पे, सदमा पे। क्या बातें करेंगे अभी आप जानेंगे आफ्टर द ब्रेक। अभी मैं बात कर रही थी और फिर ऐसी हम आपस में बातें कर रहे थे, सब बैठे हुए थे। अभी सब क्या जो हमारे साथ लोग होते हैं तो हम लोग सारी आलतू फालतू बातें करते हैं एज सून एज द कैमरा टर्न्स ऑफ। तो उसमें हम ये बात कर रहे थे जो हमारे बच्चे हैं आजकल वो इतने स्मार्ट हो गए हैं कि वो हमें लेबल करने लग गए। पहले तो हमारे कोई साइकोलॉजिस्ट फ्रेंड्स होते थे या कोई बहुत ही बुकरात सुकरात टाइप का इंसान होता था, उसको आ जाती थी 2-3 बड़ी बड़ी मोटे मोटे वोकैब्युलरी, तो वो लोगों को ना लेबल करता था। एक ज़माने में सारे नफसियाती लोगों को पागल कहा जाता था, अगर आपको याद हो। और हैदराबाद में कोई होता था, हैदराबाद भेज दो, हैदराबाद भेज दो। लेटर वी रियलाइज कि अच्छा मेंटल हेल्थ इशूज़ एक्चुअल प्रॉब्लम्स होते हैं। और फिर अब तो खैर इतना ट्रेंड, अच्छा अब दूसरा ट्रेंड आ गया। पहले मेंटल हेल्थ इशूज़ को बात नहीं कर रहा था, अब हर कोई आई थिंक आई एम गोइंग थ्रू दिस, आई थिंक उसको ये हो गया, पता नहीं कौन कौन सा सिंड्रोम सबको पता चल गए थैंक्स टू सोशल मीडिया और यूट्यूब की सारी यूनिवर्सिटीज़। नुकसान ये हुआ कि अब छोटा बड़ा हर शख्स को जो छोटी मोटी वोकैब्युलरी याद हो गई है ना, वो हर एक को लेबल करता फिर है, अपने आप को भी। जैसे हमने एक दफ़ा शो किया था डिप्रेशन पे, ये बड़ी कॉमनली यूज टर्म है कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ। हमने सीखा था कि सैडनेस और डिप्रेशन में फ़र्क होता है। हमें फ़र्क पता नहीं, हम जो भी हल्का सा भी दुख हो रहा है, अगर उसको आइसक्रीम ऑर्डर की थी और कैंसिल हो गया ऑर्डर तो कहते हैं हम सो डिप्रेस्ड। इसी तरह एक और वर्ड है जो कि बहुत मिसयूज्ड है, वो टर्म है जिसको कहते हैं ट्रॉमा। जैसे मैं अपने बच्चों को डांटती हूँ तो कभी कभी कहते हैं कि मामा यू हैव अनहील्ड चाइल्डहुड ट्रॉमा। पता होता कुछ नहीं, चाइल्डहुड ट्रॉमा तो हम सब गुजरे हैं, क्योंकि हमारा जो बचपन था वो जूते खाते हुए गुजरा है, तो हम सब ट्रॉमा में हैं। लेकिन ये जो ट्रॉमा है, क्या उसको इसी तरह आसानी से हर एक के लिए यूज़ किया जा सकता है? क्या हर दुख ट्रॉमा होता है? और अगर ट्रॉमा हर दुख नहीं होता तो वो कौन सा ट्रॉमा है जो एक्चुअल सदमा है? एक और बात पे आज हम बात करने वाले हैं, वो ये कि लोगों को हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वट एवर दे आर गोइंग थ्रू, अगर मैं 2 दिन में खड़ी हो गई थी तो ये आगे वाले का भी जो ग्रीविंग का टाइम है वो बहुत छोटा सा हो। तो क्या ट्रॉमा मुख्तलिफ़ लोगों को मुख्तलिफ़ तरह से असरअंदाज करता है? इसको हम आइडेंटिफाई करें, कैसे करें, इससे हम हील कैसे हों? इस सारे सेंसिटिव टॉपिक पे बात करने के लिए मैंने एक सर्टिफाइड लाइफ कोच और NLP प्रैक्टिशनर को मधु किया हुआ है शो में, जो आपको बताएंगी कि जो सदमा है, एक वो सदमा है जिसका हम सब शिकार हैं, जो छोटी छोटी चीज़ों पे हो जाता है। जो रियल सदमा है वो होता क्या है, उस ट्रॉमा से निकलते कैसे हैं? तो इस अहम मौजू पे हम बात करते हैं। मैं आपको मिलवाती हूँ मेहर फातिमा से और जानते हैं कि ये सारा जो सीन है ये है क्या। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच मेहर फॉर टेकिंग आउट टाइम और हमारे साथ हमें ज्वाइन करने का। पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारे इर्द गिर्द भी वो लोग मिल रहे हैं जिनको सारी वोकैब्युलरी आ गई, वो खुद ही डायग्नोस कर रहे हैं अपने आप को? बहुत सारे लोग होते हैं, है ना? एंड इनफैक्ट आई थिंक सबसे अच्छी तो बात ये है कि सब बच्चों को भी ये सब टर्मिनोलॉजीज आ गई है आजकल, एंड एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट Yes. you know these terms and their labels and just identifying and putting everybody in the same box, हाँ, you know. नहीं व्हाट वी हैव डन कि हम देखते हैं अपनी अम्मियों को भी, जैसे आई रिमेंबर द अदर डे माय यंगर वन जो बहुत यंग है, तो समवन वेंट थ्रू डिवोर्स, तो वो अभी भी शी इज स्पीकिंग हाईली ऑफ हर हस्बैंड, तो शी सेड कि इनको स्टॉकहोम सिंड्रोम है। मैं सोचती थी कैसे, कहाँ पढ़ लिया तुमने, और अच्छा लेबल कर दिया, तो अब हर वो जो काम करेंगी वो सिंड्रोम की वजह से हो रहा होगा। तो ये तुम्हें ऐसा नहीं लगता मेहर कि हमारी मिसयूज़ भी कर रहे हैं हम ये टर्म्स? आई थिंक मिसयूज़ के साथ साथ बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज भी है, और द बेसिक अगर मैं बोलूँ कि वो ये है कि इंफॉर्मेशन बहुत है, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को समझने के जो बेसिस है वो कम है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाती हैं, लेकिन हाउ डू यू प्रोसेस दैट इंफॉर्मेशन, हाउ डज वन एक्चुअली अंडरस्टैंड कि एक चीज़ और दूसरी चीज़ में क्या डिफरेंस है, That is true. यू नो दैट्स द डिफरेंस। एंड सो चिल्ड्रन और इवन अडल्ट्स आजकल हर इंफॉर्मेशन में असर है। गूगल जो है वो आपकी माँ बन चुकी है, यूनिवर्सिटी बन चुकी है, लाइक यू सेड, आई लाइक दैट। बिल्कुल, यूट्यूब्स है पे वीडियोस हैं, पॉडकास्ट हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज़ हैं। आई थिंक दैट इज़ द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज़ स्ट्रीमिंग आउट एवरी डे, एंड व्हाट पीपल आर डूइंग इज़ रादर देन एक्चुअली
walking towards a professional, you're asking somebody who's actually more certified, more professional in that whatever category that they're looking for. Rather than that वो अपने आप को खुद डायग्नोज कर लेते हैं, एंड दैट्स वाई हम सबको छोटे छोटे बॉक्सेस में रख लेते हैं. दैट्स वाई ट्रॉमा जैसा लफ्ज़ बहुत ही लूजली इस्तेमाल हुआ जा रहा है. तो ट्रॉमा है क्या? You know, I think trauma comes from a Greek word which means wound, and it means चोट. वो चोट फिज़िकली भी है, इमोशनली भी है. वो चोट आपको हर डिफरेंट तरीके से भी महसूस हो सकती है. ट्रॉमा उस वर्ड से डिराइव हुआ है, ठीक है. और हम ये समझ नहीं पाते हैं कि जैसे मेडिसिन इन मेडिकल टर्म्स व्हेन यू गो फॉर एन इंजरी और समथिंग, तो आपके पास दवाइयाँ हैं, आपके पास डॉक्टर्स हैं. But what does one have for trauma, right? There's a very little medicine, yes, but there are different ways to heal it. True. और वो जो चोट है उसको इंसान डिस्क्राइब कैसे करे? हर शख्स का डिस्क्राइब करने का तरीका मुख्तलिफ है, हर शख्स की चोट मुख्तलिफ है. और वो चोट जो है वो तरह तरह तरीक़ों से बाहर आती है. जैसे जहाँ थोड़ी फ्रेश चोट हो, अगर कोई इसको हाथ लगाए तो चीख निकलेगी, तकलीफ़ होगी, इमोशनली भी हो सकती है, फ़िज़िकली भी हो सकती है. अगर वो चोट थोड़ी सी भर जाए और उस ज़ख़म पे ज़रा सा स्कैब आ जाए, तब भी उसको अगर आप छुएंगे या खुरचेंगे तो उसमें फिर भी पेन है. बहुत सी दफ़ा अगर वो स्कार टिश्यू है या ऐसी चोट है जिसमें ऊपरी लेवल पे भी है, सतही लेवल पे भी चोट है, अंदरूनी भी चोट है, तब भी वो टिश्यू डेड हो जाता है, वो जगह ही नम हो जाती है. और मैं इस नमनेस को मैं लेके जाऊंगी इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल्स फीलिंग नम, feeling that numbness of emotion, and then taking on that numbness towards relationships, whether that's a parent, whether that's a partner. Mostly it's in partnerships and in relationships. It's seen in relationships, but that's actually trauma, right? Trauma which is felt emotionally or physically. एक चोट जिसमें से आप गुजरते हैं. And it can be losing a loved one. 100%. It can be abusive childhood. Yes. तो और दूसरी बात है कि हम आमतौर पे ना लोगों को सीरियस नहीं लेते इतना. अगर कोई ऐसा हम कहते हैं तो है ही रोतलू, लो अभी इतनी सेंसिटिव हैं, इनको तो हर बात बुरी लग जाती है. तो हमारा अगर चले हम अभी दूसरों की बात नहीं करते, हम अपनी बात करें. इफ़ आई बिकम वेरी सेंसिटिव फॉर वट एवर रीजन, कोई साइंस हैं, कोई ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि मुझे अपने अंदर खुद पहले रियलाइजेशन आए ना, फिर मैं किसी के पास हेल्प के लिए जाऊंगी. एक तो होता है कि हमने एक और बात भी, जो हम चाइल्डहुड ट्रॉमा की बात कर रहे हैं, हमारी जनरेशन ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया था कि अच्छा पिटाइयाँ बच्चों की होती हैं, और हम सारे, क्योंकि हमें लगता था तुम्हारे भी जूते पड़ रहे थे, मुझे भी पड़ रहे थे, उसको भी डांटे पड़ रही थी, तो ठीक है. लेकिन आप ये देखिए कि सब ने मैनिफेस्ट मुख्तलिफ अंदाज में किया. कोई मर्द बहुत अब्यूसिव हो गया टुवर्ड्स हिज वाइफ, कोई औरत बहुत खामोश हो गई. तो पहले हम सिर्फ अपनी बात करते हैं कि क्या हम अपने अंदर झांक के कोई सिम्टम्स ऐसे हैं जिनको हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए? आई थिंक मैं तुम्हारे क्वेश्चन को 2-3 पार्ट्स में लूँगी. ठीक है. पहला पार्ट तो ये कि चाइल्डहुड ट्रॉमा, जिसकी जो लफ्ज़ बहुत 2-3 दफ़ा भी हमने कॉन्वर्सेशन में यूज़ किया है. कुछ साल पहले की बात है कि हम बिलीव करते थे कि बच्चे जो हैं वो बिल्कुल एक क्लीन स्लेट की तरह पैदा होते हैं, एंड देन दे लर्न लॉट्स ऑफ थिंग्स, और फिर उनमें इम्प्रिंट्स होती हैं. इस एज में सबसे ज़्यादा सीखते हैं, यू नो, दे ब्रोकन डाउन इनटू डिफरेंट एजेस. However, now scientifically speaking and with all the research that has come out, जब बच्चा पैदा होता है तो वो already अपने साथ बहुत सारे imprints लेके पैदा होता है, right? So that is that imprint, that expectation, that inherent जो आपकी expectation है, अभी conscious expectation नहीं है, inherent expectation है that I'm going to be loved, whether or you're not, I show a certain emotion or not. मुझे अपने माँ बाप का प्यार जीतने के लिए बहुत कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सब चीज़ें ऑलरेडी इनहेरेंट एक्सपेक्टेशन होती हैं बच्चे में. तो अगर इसी कॉन्वर्सेशन को मैं आगे लेके जाऊँ और आपकी बात को मैं इससे लिंक करूँ कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें थोड़ा बहुत आइडिया दे सकती हैं, वो ये हैं कि सबसे पहले तो आप अवेयर हों अपने इमोशन से. जब भी आपने बात की मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, या मुझे रोना आता है, या वो रोतलू जैसे आपने एक बोला,
मैं या मतलब- numb हो गई या हूँ, numb मुझे हो feel ही गई नहीं हूँ, होता या कौन मुझे क्या कह feel रहा है। नहीं हो रहा, तो those are your red flags, right? Those हाइपर इंडिपेंडेंस आती है इसमें कि बहुत। मुझे किसी से मदद नहीं लेनी। बिल्कुल, मुझे किसी से प्यार नहीं हो सकता, मैं किसी से शादी नहीं करूंगी, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए है, मैं सब काम मैं खुद खुद करूंगा करूँगा, हाँ, या खुद कर लूंगी करूंगी, भले नहीं हो रहा। क्योंकि आप vulnerable होना नहीं चाहते। हर्ट And नहीं होना चाहते दोबारा। my next statement was vulnerability is equals to the ability to get hurt. That's just as simple as it's that. और vulnerable इंसान soft भी हो सकता है, hard भी हो सकता है, but that's where the growth is. हम उसी आग में से गुजरेंगे तो ग्रोथ होगी, उसी तकलीफ में से गुजरेंगे तो ग्रोथ होती है, उसी चीज़ का, उसी स्टेप्स का नाम ही vulnerability हाँ, है। लेकिन पहला स्टेप ये है कि आप एक्सेप्ट करें कि I मैं think- इफ आई एम गोइंग थ्रू समथिंग आई प्रोबेबली नीड। In जैसे अब my हाइपर opinion, it's not about इंडिपेंडेंस हमें acceptance. I think, in my opinion, Mavish, it's more about being aware and being Aware होंगे तो फिर present. समझ आएगा। हाँ, तो अगर आप अवेयरनेस ही नहीं है आपकी बॉडी में या आपके माइंड में, आपको अपने इमोशंस के या एहसासात का अंदाज़ा ही नहीं है कि मेरी हार्ट बीट तेज़ हो रही है, क्या मैं सांस ज़्यादा तेज़ ले रहा हूँ। ये जो लोगों को एंजाइटी या पैनिक अटैक्स आते बिल्कुल। हैं वो भी पीछे से कुछ ना कुछ बिल- अनहील्ड है। पीछे से हो या अगर आप किसी Present। प्रेजेंट सिचुएशन से गुजर रहे हो, पर उन सब की जो बेसिस है वो अवेयरनेस है। क्या मैं किसी से बात करना, या मैं ऑफिस जा रहा हूँ या मैं स्कूल जा रहा हूँ, क्या मेरी हार्ट बीट तेज़ हो रही है, क्या मेरी सांस ब्रीदिंग जो है वो थोड़ी चेंज हो रही है उसकी पेस, क्या मुझे चक्कर आ रहा है, क्या मुझे डायरिया हो रहा है, एम आई गेटिंग अनकम्फर्टेबल, मुझे क्या पसीना आ रहा है। तो बीइंग अवेयर इन योर बॉडी एंड ऑफ योर इमोशंस इज़ परहैप्स द फर्स्ट स्टेप इन बीइंग अवेयर कि मुझे क्या किसी चीज़ की ज़रूरत है, क्या मुझे किसी प्रोफेशनल की ज़रूरत है। और ऐसा भी मैंने बहुत देखा है, बहुत सारे लोग इतने एक्टिव होते हैं या इतने ही एक्सट्रीम में बिल्कुल स्टिल होते हैं, तो बहुत सी इमेजेस आते हैं ऑनलाइन जो जिससे इंसान बता सकता है कि यू नो दिस इज़ द टाइम दैट यू नीड हेल्प। एंड आई थिंक वन ऑफ द ईजिएस्ट वंस इज़ व्हेन देयर दीज फ्यू बैटरी साइंस, यू नो, जिसमें है कि बिल्कुल एनर्जी ज़्यादा है, बिल्कुल कम है। तो just when you're about to, when your battery levels literally towards the lowest level, but not depleted, that's that time when you ask for help. And sometimes जब हमारा बर्नआउट क्या कहते हैं, बस की भी बस हो जाती है, बिल्कुल। उस वक्त भी हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते, आई नीड हेल्प, है ना। अच्छा, अब आपकी एक तो ये हमने अपनी बात की, बहुत दफ़ा हमारे घर में कोई ऐसा शख्स होता है एज अ फैमिली मेम्बर और अ फ्रेंड। अभी मैं बात प्रोफेशनल हेल्प की नहीं कर रही, यू नो समबडी जो कि बहुत सेंसिटिव है या हाइपर इंडिपेंडेंट है कि नहीं मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, हाउ वी कैन मेक देम फील कंफर्टेबल, या हमें कितना माइंडफुल होना चाहिए फॉर पीपल अराउंड अस? I think it's a fantastic question because बहुत सी दफ़ा, I think 99% बहुत सी दफ़ा ऐसा होता है कि हम लोगों की हेल्प करने के लिए उनको तरह तरह की एडवाइस देते हैं और बहुत सारे एग्जांपल्स देते हैं। देखो मैंने ऐसे किया, हाँ, हम फौरन अपने आप के एग्जांपल देते हैं, बिल्कुल। और मैं इस चीज़ से गुजरी तो मैंने इसको ऐसे टैकल किया, देखो मुझे इतना वक्त लगा तो तुमको भी इतना वक्त लग सकता है, या हो सकता है तुम में ज़्यादा ताकत हो तो तुम जल्दी खड़े हो जाओ या खड़ी हो जाओ। और ये बड़ी एक फाइन लाइन है। एंड आई थिंक अगर आपका कोई दोस्त, कोई घर वाला, कोई लव्ड वन इज़ गोइंग थ्रू समथिंग, जस्ट प्रोवाइडिंग अ सेफ स्पेस, एक ऐसी जगह जहाँ कोई अपना दुख सिर्फ बोल सके, Without कह सके, fear of judgment. without fear of judgment, and not just judgment, without having to respond, without having कि मुझे इसका मशवरा। कोई मशवरा, कोई एडवाइस नहीं, सिर्फ सुन ले, वही आपका आधा काम तो वहीं हो जाता है। So I think just giving that secure space, that safe space where they can have that conversation, just that. राइट अच्छा, अब एक और बात, जैसे चाइल्डहुड ट्रॉमा की अब हम बात कर ही रहे थे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ट्रॉमा होते हैं जो हम बचपन से लेके चल रहे होते हैं, मगर हम एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होती और दूसरे बताते हैं तो हमें लगता है जैसे हमें इंडिपेंडेंट होना पसंद है। और बहुत पहले मुझे किसी ने ये वाली बात समझाई थी कि जो इतना आप इंडिपेंडेंट होते हैं ना, तो इट मीन्स आप लोगों को ट्रस्ट नहीं कर रहे। हम तो इस तरह सोचते भी नहीं हैं। तो इफ़ एनीवन फील्स कि या तो वो एंग्जाइटी का शिकार हो जाता है, सोशल एंग्जाइटी है, तो किसके पास जाना चाहिए?
दोस्तों के अलावा? दोस्त उल्टे पुल्टे मशवरे दे ही रहे हैं। वेल आई थिंक किसके पास जाना चाहिए ये भी एक अजीब सा होता है ना, अब मैं किससे बात करूं? डिपेंड करता है। ग्रेट क्वेश्चन एक्चुअली, बिकॉज इससे डिपेंड करता है कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आपके सिम्टम्स क्या हैं, राइट? अगर आपके सिम्टम्स ऐसे हैं कि आपको किसी मेडिसिनल हेल्प की ज़रूरत है, जैसे साइकियाट्रिक हेल्प की ज़रूरत है, तो देन वन मस्ट गो टू How अ would you know साइकियाट्रिस्ट। मुझे psychiatrist? आई थिंक वन वुडंट नो देमसेल्व्स परहैप्स मोस्ट Who's ऑफ द the टाइम। first person they should go to? Whoever they trust, whoever is their caretaker, whoever there is their guardian perhaps, and what if they एक don't have खातून that? है, वो बहुत डाउन फील हाँ। करती हैं या किसी भी किस्म का प्रॉब्लम है, तो एक होता है ना, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं मैं जाऊं किसके पास, मैं बात किससे करूं? सो बहुत सबसे पहले तो मैं कहती हूँ आप अपने इर्द गिर्द में देखें कौन सा ऐसा एक शख्स है जिसको आप ट्रस्ट कर सकते हो या जो आपकी बात सुन सकता हो, एंड नॉट ओनली जस्ट टू गेट दैट मशवरा बट जस्ट टू हैव दैट अदर पर्सन। बिकॉज बहुत सी दफ़ा ये भी होता है कि इंसान सोच कुछ और रहता है, बट कहीं ना कहीं अगर आपको कभी दूसरा पर्सपेक्टिव मिले तो आपको कहानी आपका अपना सोच का दूसरा- जाविया चेंज हो जाता है। हाँ। दूसरा रुख नज़र आता है। और बहुत सी दफ़ा ऐसा भी लगता है कि अच्छा इस जगह से मैं कभी नहीं निकल सकता या कभी नहीं निकल सकती या इससे ज़्यादा मैं कभी डाउन नहीं फील हुआ, बट जैसे ही आप किसी और से बात करें और किसी और के रेफरेंस से, पर्सपेक्टिव से अपने आप sometimes- को किसी और जगह से देखें। समटाइम्स हम दूसरे किसी ऐसे शख्स से मिलते हैं जो हमसे भी वर्स्ट सिचुएशन में होता है, तुम कहते हैं यार मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ। तो ये भी है, बट आई थिंक आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोफेशनल हेल्प हाँ, कि but I आप क्या लाइफ कोचेस के पास जाएं या ऑनलाइन, क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपल दे डोंट फाइंड एनीबडी इन देयर फैमिली और फ्रेंड्स जिसको वो बात कर सकें, तो दे नीड सम एक्सटर्नल हेल्प। ट्रू। सो देयर इज लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑनलाइन। आजकल तो बहुत सारे कोचेस हैं, बहुत सारे वेलनेस सेंटर्स बन चुके हैं जहाँ पे आप जाके यू कैन टेक अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। यू कैन हैव एन ऑनलाइन सेशन। अगर आपके पास जाने की सहूलत नहीं है तो आप अब बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। ऐसे बहुत सारे लाइफ कोचेस हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, थेरेपिस्ट्स हैं जो कि ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। सो अगर आपके लिए आने जाने का मसला है तो आप ऑनलाइन बात कर सकते हैं। अ लॉट ऑफ लाइफ कोचेस, अ लॉट ऑफ थेरेपिस्ट ऑल्सो टेक ऑन क्लाइंट्स एज ए डिस्कवरी कॉल, जो आप फ़ोन पे पता कर सकते हैं कि ये मेरे साथ इशू है, आपका क्या, आप मुझे गाइड कर सकती हैं, शुड आई कम टू यू और शुड आई गो टू समबडी एल्स, क्या आप रेफरेंस दे सकते हैं। सो बहुत सी दफ़ा ऐसा भी होता है कि आपको एक बंदा कोई और रेफरेंस भी बता सकता है। और जब आप, वही बात है ना कि जब आप अवेयर होते हैं तो देन यू स्टार्ट आस्किंग पीपल कि डू यू Yes. नो एनीबडी, Yes. तो कोई ना कोई निकल आता है। बिल्कुल। और अब तो जो आपने बात की कि एक ज़माने में टैबू टॉपिक था बिल्कुल। मेंटल हेल्थ, अब तो एक फैड हो गया, अब एक फैशन हो गया कि एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। अच्छा, लेट्स कंक्लूड दिस कॉन्वर्सेशन। कोई ऐसा कंक्लूडिंग कमेंट या हाउ इफ यू वांट टू सम अप दिस कॉन्वर्सेशन, तो क्या कहना चाहोगे? आई थिंक सबसे ज़्यादा तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि जस्ट बीइंग अवेयर एंड बीइंग प्रेजेंट ऑफ वंस माइंड एंड वंस बॉडी इज़ द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स क्रिएटिंग अ बेटर स्पेस। जब तक आप अपने आप के बारे में नहीं जानेंगे या अपनी बॉडी के बारे में, अपने एहसासात के बारे में, अपने इमोशंस के बारे में, तो आप अपने बारे में कुछ अपनी जगह को, अपने आप को ऑक्सीजन नहीं दे सकते। So those are some of the things that I think I'll leave the the वार्निंग conversation साइंस with. को इग्नोर नहीं करें। वार्निंग साइंस बहुत सी दफ़ा इग्नोर हो भी जाते हैं लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा कोई साइन है जो आपको ऐसा लगता है कि मेरे थोड़ी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से थोड़ा मुख्तलिफ है, थोड़ा डिफरेंट है, तो प्लीज़ किसी प्रोफेशनल से या किसी ऐसे बंदे से कांटेक्ट करें जो आपको सही मशवरा, सही गाइडेंस या सही डायरेक्शन दे सके। सही, और दूसरों को भी फालतू मशवरे देने से परहेज बिल्कुल। करें, है ना? क्योंकि हम ही कहते हैं बस अब उठ जाओ, चलो कपड़े बदलो, बाहर निकलो, है ना? मुंह धो, साफ मुंह धो। करो और हाँ, चलो ये बस ड्रामे हैं तुम्हारे। बिल्कुल ना, लेबल करना भी, बिल्कुल। लेबल भी ना करें, बिल्कुल। क्योंकि वैसे भी हर कोई इंडिविजुअल अलग होता है, 100%। वैसे भी अलग होता है ना, बिल्कुल। कोई सेंसिटिव होता है, कोई नहीं होता। बिल्कुल। थैंक यू सो मच Thank you फॉर so योर much. टाइम एंड फॉर सच इम्पोर्टेंट टॉपिक जिस पे आपने इतनी आसानी से बात की। बहुत दफ़ा बातें हमें पता होती हैं, कभी कभी सिर्फ रीइंफोर्समेंट की ज़रूरत होती है, और कभी कभी हमें पता ही नहीं होता कि ये भी कोई चीज़ है। बिल्कुल। ऑल अबाउट अवेयरनेस। बिल्कुल। थैंक यू सो Thank मच। you so much. तो जनाब, आपने जाना कि अगर आपका दिल की धड़कन खामखा में तेज़ होती है, अच्छा मैं ये सामने वाली लड़की को देख के बात नहीं करी कि उसको देख के दिल धड़क रहा है, वैसे ही कि सोशल एंग्जाइटी हो रही है, या बिलावज आपको लगता है आपको पैनिक अटैक आ रहा है, हाथ पाँव में ठंडे पसीने आ रहे हैं,
हार्ट का मसला भी हो सकता है, लेकिन अगर मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें हैं जो अनयूजुअल हैं, या आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गए, या आपको बचपन से अब तक आहिस्ता आहिस्ता आप बिल्कुल सुन नम होते जा रहे हैं, आपको अब किसी की कही भी बात का फ़र्क नहीं पड़ता, तो कोई हर्ज नहीं है कभी किसी से बात कर लेने में। हमारे एक आम ख्याल है कि ये लग्जरी है, ये जो लाइफ कोच के पास जाना, थेरेपिस्ट के पास जाना, ये आपके अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट है। दूसरी बात ये, एक आध दफ़ा जाएं, अगर आपको नहीं समझ आता तो ठीक है। और कभी कभी मैं बताऊं, किसी भी ऐसे शख्स से जो कि एक्सपर्ट ऑन ऑफ द सब्जेक्ट हो, बात करना अच्छा रहता है। आपको कुछ नहीं तो आपको कोई नई चीज़ें इंफॉर्मेशन ही मिल जाती है, और फिर आप अपने आप को बाद में मैनेज कर पाते हैं। तो अपना ख्याल रखें। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम ना लेबल करते हैं, जैसे ये तो रूतलू है घर में बच्चों में, ये तो बहुत सेंसिटिव है, या ये बहुत तेज़ है, अभी हमारे सामने रो रही है, अभी देखना ये बाद में इसकी दोस्तें आ जाती हैं, बिल्कुल ये ठीक हो जाती है। ये मत किया करें। इससे क्या होता है कि एक तो जो अपना अगर थोड़ी बहुत चांसेस हैं या थोड़ा बहुत विंडो है भी कि शायद आपसे आके डिस्कस कर ले कि व्हाट ही और शी इज़ गोइंग थ्रू, वो भी हम खुद ही विंडो बंद कर देते हैं, वही दरवाज़ा बंद करते हैं। और फिर ओल्डर एज में हम क्या कहते हैं, मेरे बच्चे मुझसे बात नहीं करते, मुझसे कनेक्ट नहीं करते, तो आप ख़ुद उस कनेक्शन के अपॉर्चुनिटी को लूज़ करते हैं बाय पुटिंग दैम इन डिफरेंट बॉक्सेस। मैं एक ब्रेक ले रही हूँ, आप ज़रूर सोचिएगा कि आपके इर्द गिर्द वो कौन रोता धोता शख्स है, तो उसकी से बात सुन लीजिएगा, मशवरे मत दीजिएगा कि तुम ये करो। और एक और मशवरा हम देते हैं कि चलो नमाज़ें पढ़ा करो, यार पहले सुन तो लो उसकी, हो सकता है कि तुमसे ज़्यादा कनेक्टेड हो दिल में। तो ये लेबल करने के बजाय स्टार्ट लिसनिंग टू पीपल विदाउट ज़बान बंद करके, सिर्फ सुनने की कोशिश किया करें। ब्रेक के बाद एक और बहुत मज़ेदार टॉपिक पे मैं बात करूँगी। मेरे साथ एक कपल मौजूद है और हम ये जानेंगे जो एक्सटर्नल प्रेशर होते हैं, सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस होती हैं, किस तरह एक शादीशुदा जोड़े की ज़िंदगी को अफेक्ट करती हैं और कभी कभी तबाह कर देती हैं। बहुत दफ़ा बहुत सारी ऐसी तलाक़ें होती हैं जिसका रीज़न कपल का आपस के अख्तलाफात नहीं होते, हमेशा कोई ना कोई एक्सटर्नल कोई रिश्तेदार होता है जिसने रखना डाला हुआ होता है बीच में। तो हाउ टू सेट बाउंड्रीज़, किस तरह खुश रहा जाए, इस मज़ेदार से टॉपिक पे हम बात करेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। जनाब, मैंने अभी क्या कहा था कि मैं एक कपल से मिलवाऊंगी जिससे हम पूछेंगे कि, और उस कपल से हम ये पूछेंगे कि आप अपनी ज़िंदगी में अपने बॉन्ड को आज तक कामयाब कैसे रख सकें। ऑल्दो हमें तो नहीं पता कितना कामयाब है, लेकिन उस टॉपिक की ज़रूरत क्यों पड़ी। इसलिए नहीं कि मुझे कोई मज़े लेने का शौक़ है कि भाई हाँ क्या आपकी ज़िंदगी में क्या प्रॉब्लम्स है, ये नहीं है। असल में हकीकत ये है कि हमारी जो सोसाइटी है ना, उसका फेवरेट मशगला है दूसरों के मामलात में अपनी नाक वहीं रख देना और हर एक को मशवरा देना। जो हम पूरा वक्त हर एक को हर मामले में मशवरे देते हैं, इसी तरह हम कपल्स की ज़िंदगी भी हराम करते हैं अपने मशवरों से फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। इस ख़ानदान की लड़की लानी, इसकी नहीं लानी, ऐसी बहू होनी चाहिए, ऐसा दामाद होना चाहिए, ये इस तरह से शादी सेटअप होना चाहिए, फ़लाँ जगह करो, किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना वो हम उनके पेरेंट्स को बताते हैं। फिर जब हम दुल्हन लेके आ जाते हैं तो सासें या ससुर वो डिसाइड करते हैं कि बेटा किस तरह अपनी बीवी के साथ इंटरेक्शन रखे। फिर वो बार बार बताते हैं कि हमारे ख़ानदान में क्या होता था। और इस सारे उसके घोटाला के चक्कर में होता क्या है कि आपका जो कपल होता है कभी बॉन्ड नहीं कर पाता, आपस की उनकी उस तरह से दोस्ती डेवलप नहीं होती। क्योंकि हमारे ख़ानदानों में हम लोग कहते हैं हमें बड़ा मायूब लगता है अगर मियाँ बीवी साथ बैठ के बातें कर रहे हैं या थोड़ी सी रोमांटिक कोई बात कर लें। मज़ेदार सीन तो ये है कि जब कोई आउटिंग पे जाते हैं तो अक्सर घर का कोई ना कोई फ़र्द बैठ जाता है और अगर वो सास हैं तो वो आगे वाली सीट पे बैठते हैं। हमें इस बात का एहसास ही नहीं है कि कोई कपल की अपनी प्राइवेसी होनी चाहिए, और इस बात का भी एहसास नहीं है जो कि अब मैं थोड़ा सा रिलीजन की तरफ अगर आऊँ तो अल्लाह ताला ने या शैतान का फेवरेट काम होता है किसी भी दो मियाँ बीवी के बीच में लड़ाई करवाना। अगर हम सोचें कि हमारा भी फेवरेट मशगला यही है सुनगुन लेना, उसके बाद लड़ाइयाँ कराना, तो हमने इस कपल को मदऊ इसलिए किया कि हम इनसे जानें कि इनका जो माशाल्लाह इतना अच्छा बॉन्ड है, दोनों काम करते हैं, दोनों वर्किंग हैं, ट्रैवल भी साथ करते हैं, बहुत सारे कामों में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ये कैसे मुमकिन है, क्या ये किया जा सकता है, और एज अ पाकिस्तानी कपल कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सोसाइटी को थोड़ी अब चेंज कर देनी चाहिए। तो मैं आपको भी इंट्रोड्यूस करवाती हूँ सैयदा हफ्सा और फ़र्रुख खान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, फ़र्रुख को तो शायद आप देख चुके हैं, पहले ये बोन सेटिंग स्पेशलिस्ट है, हमारे प्रोग्राम में आए थे। हफ्सा से पहली बार मुलाकात हो रही है। तो हफ्सा, पहले आप लोग ये बताएं, दोनों की शादी को कितना अर्सा हो गया? 5 years। 5 साल हो गए। और 5 सालों में शुरू से दोनों काम कर रहे हैं? Yes। बिल्कुल। You were working when you got married? Yes, I was working। एक और सवाल, अरेंज मैरिज थी या मोहब्बत प्यार की शादी थी? Partial। पार्शल क्या होता है, यानी कि लव मैरिज थी? Love marriage arranged from my end and love marriage from his end। एक मोहल्ले में रहते थे? No। नहीं नहीं नहीं। कहाँ देखा था?
फेसबुक पे। रियली? हाँ। तो ये तो बड़ा मॉडर्न कपल है। नहीं, एक्चुअली आई यूज्ड टू राइट थॉटफुल आर्टिकल्स, और कहीं ना कहीं उस दौरान इनका आर्टिकल किसी ने मुझसे शेयर किया था, तो वो आई रेजोनेटेड विद इट, और मुझे लगा कि कोई बंदा फाइनली ऐसा मुझे दिखा इंटेलेक्चुअल है कोई, जो कि इंटेलेक्चुअल पता नहीं, क्योंकि हाँ या नहीं, अब मैं बात नहीं करी, हम सबका ज़ोडिएक साइन एक ही है, हम इंटेलेक्ट से कनेक्ट इम्प्रेस हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं ना। ऐसे ही है। हाँ। तो मुझे वो चीज़ बहुत रेजोनेट की थी, और मैंने फिर इनको मैसेज भेजा था, जो कि शायद उन्होंने 3 विल साल यू बी बाद। माय फ्रेंड? हाँ, That आप I मुझसे replied friendship after 3 करें। years. किया था। That message I replied after 3 good years. to him, Seriously? yes, because he was in others' messages. और फिर आप उस वक्त तक दूसरों को मैसेजेस कर रहे थे? यू कैन से दैट। बट खैर, फिर उसके बाद जो इन्होंने जवाब दिया था, आपने उसके- कहा, अरे भाई, नहीं, जवाब आ उसके गया। एक हफ्ते बाद जो है हम इनके घर में बैठे हुए थे। So first time I met him in my own drawing room. Like, so और तुमने it's कहा a- क्यों दे दिया जवाब, अब शादी करनी पड़ेगी। तुम्हें पता था कि इनको जवाब दूंगी तो ये बैठे होंगे ड्राइंग रूम में? नहीं। I had this feeling, but I just replied to him, and he was so quick in this that he sent his family over in the next week. So that is very that escalated quickly. वाओ, बहुत ही अनोखी सी कहानी है। तो बट अमेजिंग। और अब माशाल्लाह माशाल्लाह 5 साल हो गए। Alhamdulillah. तो वो जो मैसेज का जवाब इन्होंने दिया था, आपको कभी कभी लगता है कि क्यों दे दिया था, फंस गया मैं इसके साथ, या यू गाइस आर हैप्पी? नहीं, वो समझ में आता है कि कुछ चीज़ें किस्मत में लिखी होती हैं। And it's the timings. ऐसे ही होनी थी। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। चलो अच्छा, अब मुझे बताएं, जो हम टॉपिक पे आते हैं, तो शादी चाहे लव हो चाहे अरेंज हो, मगर एक मसला हम सबका है कि हमारी शादियों में ना दूसरे बहुत इंटरफेयर करते हैं और फर्ज समझ के मशवरे देते हैं। पहला तो यही होता है कि शादी किस तरह करनी है। मुझे पता चल रहा था आप लोगों ने शादी भी अपनी मर्जी से सादगी से की थी, बाद में आप लोग फंस गए थे कि रिसेप्शन बड़ा देना पड़ा, हम उस पर भी बात करते हैं। फिर ये होता है बच्चे नहीं हो रहे, बच्चे हैं आपके? नहीं, बच्चे नहीं, वो भी एक सवाल होता होगा ना, बच्चे नहीं है, बच्चे नहीं है, बच्चे कब तक होंगे, एक हो जाए तो अब एक और चाहिए। वो गुड न्यूज़ वाली जुमला होता है कि है गुड ना? न्यूज़ कब दे रहे हो। फिर ये होता है कि बेगम काम करती है तुम्हारी, घर में टाइम क्या देती होगी। तो आपका जो पूरा एक वो है शादी है, वो इन सारे सवालों के लिए एक सोर्स ऑफ वो है, अट्रैक्शन तो है, ऐसे ही। क्योंकि बच्चे नहीं हैं, दोनों काम कर रहे हैं और दोनों ट्रैवल भी करते रहते हैं साथ, और माशाल्लाह बॉन्ड भी अच्छा है, दोस्ती भी अच्छी है। पहला सवाल, आपकी ज़िंदगी में आपको क्या ऐसा लगता है कि सोसाइटी के सबसे कॉमन क्वेश्चंस जो हैं वो हैं क्या? मैंने तो 2-3 बताए, आप अगर आदमी से शुरू किया जाए, आपको क्या लगता है कि हाउ फैमिलीज एंड द सोसाइटी इंटरफेयर इन अ मैन्स लाइफ? सबसे पहले तो ये इंटरफेरेंस इस चीज़ में आती है कि आप जिसको लेकर आ रहे हैं घर में, यानी कि आप न्यूली मैरिड कपल के तौर पे, तो आपकी बेगम जो है वो शादी के अगर पहले से वर्किंग है तो क्या शादी के बाद काम करेगी या नहीं करेगी, और अगर करेगी तो उसको पहले से बता दो कि घर प्रायोरिटी होगा, घर में खाना पकाना, ये सारी चीज़ें करनी है। फिर दूसरा ये कि बाहर जाती है किन किन लोगों से मिलती है, ये तुम्हें पहले से पता होना चाहिए। कितने मर्दों से उसकी दोस्तियां हैं, उसके सर्कल्स क्या क्या हैं। तो अब ऑब्वियसली आप अपनी ड्यू डिलिजेंस पहले से कर चुके होते हैं, तभी आप उसको चूज करते हैं। आपके पास मैसेज का जवाब आ गया, पूरी ड्यू डिलिजेंस हो गई। लोग आपको स्कूल करने की और सिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं ऑन द बेस्ड ऑफ देयर ओन मेंटालिटीज, व्हिच गेट्स annoying quite And sometimes. sometimes it gets to you. Although आप बहुत लिबरल हो या मॉडर्न ख्यालात के हो, आप जब अपने इर्द-गिर्द से सुन रहे हैं कि बेगम के दोस्तों पे नजर रखो, ना चाहते हुए आपका दिमाग उस तरफ सबकॉन्शियस में आपके ये चीज आ जाती है। खामखा की नहीं, फीडिंग है। इनफैक्ट बीइंग अ मेल, अगर मेरी भी कोई फीमेल कलीग्स हों, या जैसे मैं पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट हूँ, तो मेरी जो क्लाइंट्स हैं या पेशेंट्स हैं वो फीमेल्स भी हैं, तो उसमें भी अक्सर औकात देखा गया है इस तरह की सेटिंग्स में कि लोग आपकी बेगमात को जो है वो पीछे से लुकमा दे रहे होते हैं उनके कान में कि देख लो इसके पास फीमेल क्लाइंट्स भी आ रहे हैं, फोन ऑफ कर दो, तो कहीं साइलेंट है फोन, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, इनकी आपस में दोस्तियां तो नहीं है, कोई फीमेल क्लाइंट्स आ रही होती हैं, तुम चेक रखती हो या नहीं रखती हो, पूरे टाइम वहाँ पे तुम्हें मौजूद होना चाहिए, पूरे टाइम मौजूद होना चाहिए, चौकीदारी का अपना कोई काम ना करें। कपल जो है मैं समझता हूँ कि डे 1 से अगर अपनी डेफिनेशन सेट कर ले ना, तो फिर उसको ये सारी स्कूलिंग की जरूरत नहीं लेकिन पड़ती मुझे है। लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात आपके बीच ज़रूर बोती है दिमाग में, चाहे आप कितने भी फॉरवर्ड थिंकर हैं, बहुत बिल्कुल, वो हैं। बिल्कुल। तुम बताओ एज अ वुमन व्हाट आर द सोसाइटल इंटरफेरेंस और प्रेशर्स, या जो बातें हैं एज अ वुमन क्या आपको मिलती है? इन्होंने तो बताया, मतलब मैंने वाकई कभी किसी मर्द से नहीं पूछा था कि आपको क्या
मुझे लगता था आदमी अपने आपस में नहीं, ऐसी बातें आदमी नहीं ज़्यादा करते प्रेशर में होता हैं? है, शादी के वक्त भी और शादी के बाद भी। हाँ, अभी हम थोड़ी और बात करेंगे, चलो पहले तो मैं इन्हीं की बात को कंटिन्यू करूंगी कि अगर वुमेन पर्सपेक्टिव वुमेन पर्सपेक्टिव पे इस बात को लिया जाए कि इजाज़त लेके घर से बाहर जाएं, लाइक यू हैव टू टेक परमिशन ऑफ सेवरल पीपल, ये लोगों में होता है हमारी सोसाइटीज़ में। अगर आप स्पेशली जॉइंट फैमिली में हो हस्बैंड से भी पूछें, तो in-laws से भी आपने पूछें। जब एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनानी होती है टू अनाउंस कि आप कहाँ जा रहे हैं, जबकि टेक्निकली भी और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी यू हैव टू टेल ओनली योर हस्बैंड। अगर उनकी तरफ से कंसेंट है आपको तो आपको दूसरे को बाद में अपने तो आपको business सिर्फ में इन्फॉर्म करने की जरूरत है बिल्कुल। इफ यू गाइस आर, लेकिन वही बात है कि हमारी सोसाइटी जो पीपल प्लीजिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करती को है और रजिस्टर उसकी- रखा हुआ है इसमें, चेक इन चेक आउट। बिल्कुल, और उसका जो मेन फोकस बनती है वो ज़्यादातर औरत ही बनती है इन दिस सोसाइटी। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि अभी जो नई जनरेशन है, बिकॉज हम वर्किंग हैं, लड़कियां काम कर रही हैं, दे नो हाउ टू डील विद पीपल आउटसाइड और इनसाइड देयर होम्स, तो वहाँ पे जाके उनको अब थोड़ा सा अपनी बाउंड्री सेट करना भी आ गई है। बट अगेन अभी भी वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो कि औरत को पीपल प्लीजिंग का जो हमने एक तरह से मुजस्मा बनाया हुआ है, दैट दे हैव टू आंसर, दे हैव टू टेल दी जस्टिफिकेशंस। अगर आप एक औरत से बात करेंगे तो उसका जवाब कोई भी सवाल का लंबा होगा बनिस्बत इसके एक आदमी के, क्योंकि आदमी दो टोक बात करके उससे सवाल पे सवाल नहीं होते, लेकिन औरत क्योंकि फ्रजाइल है, कमज़ोर है और उससे सवाल किए जा सकते हैं। तो ये चीज़ हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है कि उसको आपने जवाब देके फिर जस्टिफिकेशंस जब तक नहीं मिलेंगी तो उसके ऊपर फिर पैचेस भी लगेंगे कि आपने ऐसा किया होगा। तो ये वाली जो चीज़ें हैं, ये बहुत बड़ा सोसाइटल प्रेशर है जो मैं ये समझती हूँ कि एक औरत की हेल्थ, मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ और वर्क प्लेस की परफॉर्मेंस, अगर वो वर्किंग है, उस पर बहुत इफेक्ट करती है। ये बात बहुत अच्छी की कि वर्क प्लेस परफॉर्मेंस पे असर करती है। मैं फ़ारूक के पास जाऊंगी। फ़ारूक, मुझे ऐसा लगता है कि आदमी वोकलाइज नहीं करते, लेकिन बहुत दफ़ा शादी में अगर टर्मोइल है, डिस्टर्बेंस है, फैमिली प्रेशर है, तो वो भी उनकी प्रोडक्टिविटी पे ऑफिस में असरअंदाज होता है, क्योंकि आप घर से एक प्रेशर लेके जा रहे हैं और आपको पता है मैंने इसी जंजालपुरे में रात में भी जाना है। तो हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड इन अदर मैन, या आपने कभी मतलब डज इट अफेक्ट? जैसे हमें तो लगता है सब औरतें ही बहुत अफेक्टेड हो रही हैं, मर्द कितना किस हद तक अफेक्ट होता है? केस में ये मैं मतलब अपने पर्सपेक्टिव से अगर बात करूं तो इट मे नॉट बी ट्रू इन एवरी केस, बट मैंने जितना ऑब्जर्व किया है अपने आसपास वालों में, वहाँ पे ये स्ट्रेस मल्टीप्लाई होता चला जा रहा है, क्योंकि मर्द का काम एज अ सोसाइटल रोल, उसका जो एक मेन रोल है वो है एज अ प्रोवाइडर। बिल्कुल। और अब वो अपने वालदैन के लिए भी प्रोवाइड करने का जिम्मेदार है, बहनों की शादी अगर बहनों की शादी नहीं हुई है तो उनके लिए भी जिम्मेदार है, बेगम लेकर आ गया घर में तो उसकी भी सारी ज़रूरियात पूरी करने का जिम्मेदार है। फिर जब वो घर से बाहर निकल के ऑफिस जाता है तो अब उसको अगर हॉरिबल बॉसेस मिले हुए हैं तो वहाँ से जो एक स्ट्रेस उसकी ज़िंदगी में आ रहा है वो अलग है। फिर वो बेचारा कहीं ना कहीं उस स्ट्रेस को लेके घर में दाखिल होता है तो ऑलरेडी उसका मूड जो है वो इम्पैक्ट हुआ हुआ होता है। फिर वो घर में एक स्ट्रेस देखता है तो उससे वो और चीज़ मल्टीप्लाई हो जाती है, तो उससे आपस के रिश्तों में कहीं ना कहीं नाचाकियाँ आना शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले आपस के ही रिश्तों में नाचाकी आती है। जैसे कोई अनहैप्पी मदर होती है तो सबसे पहले अपने बच्चों को ही कूटती है वो, तो आप उसी पर वेंट करते हैं जो आपके या तो बहुत करीबी होता है या जो आपके अंडर होता है, सबऑर्डिनेट होता है। सबऑर्डिनेट यूजुअली बीवी होती है। अगर आप मैरिटल लाइफ में अगर आप एंटर हो चुके हैं तो वो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपके मैरिड लाइफ में भी इम्पैक्ट डालती है। इनफैक्ट कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो इवन आपकी सेक्सुअल लाइफ पे भी वो चीज़ असरअंदाज इक्वली हो रही होती है। और उस स्ट्रेस की वजह से अब अगर आप इसके मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे जाएं तो स्ट्रेस आपके कोर्टिजोल लेवल्स को रेज कर देता है। कोर्टिजोल इज अ स्ट्रेस हार्मोन। बिल्कुल। और जब वो कोर्टिजोल लेवल्स रेज हुए हैं अब, तो अब मेरे पास तो ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनकी ओबेसिटी के लिए कहीं ना कहीं वही स्ट्रेस रिस्पॉन्सिबल है। बहुत सारे लोग आजकल जो है वो टाइप 2 डायबिटीज़ का शिकार होने लग गए बहुत ही ज़्यादा अर्ली एज में, वो भी कहीं ना कहीं इसी स्ट्रेस की वजह से। कार्डियक अरेस्ट आजकल ज़्यादा जिन लोगों को हो रहा है उनको कहीं ना कहीं स्ट्रेस की वजह से फेलियर की तरफ जा रहा है। और इसी बात को अगर मैं बैकअप करूँ, एक रिसर्च से मैं पढ़ रही थी इसी टॉपिक के ऊपर, तो 2014 में रॉबलिस नामी एक रिसर्चर ने, उन्होंने रिसर्च की और उन्होंने ये बताया कि द कपल्स हु आर मैरिड एंड लिविंग टुगेदर लिव अ लॉन्गर, हैप्पियर एंड हेल्दियर लाइव्स। 2017 में इसी रिसर्च के ऊपर कॉलिन्स ने एक रिसर्च की और उन्होंने कहा कि ठीक है अब शादी तो हो गई है, लेकिन अगर वही कपल जो है वो स्ट्रेस में रह रहा है, चाहे वो इंटरनल फैक्टर्स हैं या एक्सटर्नल फैक्टर्स, तो दे आर मोर प्रोन टू हैविंग द इंटोग्राइन
कार्डियोवास्कुलर, इम्यून डिजीजेस, इनफैक्ट आपकी फर्टिलिटी इश्यूज जो हैं वो stress से इंक्रीज stem होते करते हैं, हैं। तो स्ट्रेस जो हमारी सोसाइटी नहीं समझ पाती जो है, कि बहुत दे ज़्यादा, रही है। जो दे रही है, इन्फ्यूज़ करे जा रही है, और फिर उसके ऊपर से ये एक्सपेक्टेशंस हैं कि आगे से वो अपने अंदर ही रखें, दे डोंट हैव अ राइट टू स्पीक अप, या शेयर नहीं करें, या सोशल फिर मीडिया पे नहीं बदतहजीबी और डालें। बदतमीजी में आ बिल्कुल। जाती है। तो इस चीज़ की वजह से कितने अंडरलाइंग इश्यूज कपल्स में आ रहे हैं, और पहले भी थे, ऐसा नहीं है, लेकिन अब क्योंकि अवेयरनेस आ गई है, चीज़ें हैं, तो अब तो हमारे पास मुझे लगता है ज़्यादा मौका है इस चीज़ को वो करने का कि वंस यू से समथिंग, जैसे हमारे इस्लाम में है कि आपकी ज़बान से जो है वो अगला मुसलमान या जो मोमिन है वो महफूज हो, या इंसान हाथ और है, ज़बान से, हाथ और ज़बान हाथ से से तुम फिर भी महफूज हैं, ज़बान बिल्कुल, से कोई भी लेकिन हम महफूज ज़बान से महफूज नहीं हैं। तो ये चीज़ पे हमें बहुत सोचने की ज़रूरत है कि स्ट्रेस लेवल्स की वजह से हेल्थ इश्यूज़ कितने ज़्यादा हो रहे हैं, और उसकी जो लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स हैं वो फैमिलीज़ को इफ़ेक्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। सही। इसमें मेरा भी अपना एक कमेंट है। अभी आपने बात की कि स्ट्रेस की वजह से आप इस हद तक चिढ़ जाते हैं घर से कि मियाँ बीवी आपस में ना चाकी, और जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। आजकल हमारा एक जो बहुत कॉमन हम देखते हैं प्रेवलेंट मसला है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, औरतें भी मर्द भी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में कोई भी शख्स अगर जाता है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि बहुत हैप्पी कपल था, एक दूसरे से बहुत खुश थे, और अब वो बाहर जिस तरह घर का खाना बहुत बदमज़ा हो तो बाहर से कुछ ऑर्डर कर लेते हैं, इसी तरह जब आप बहुत स्ट्रेस में होते हैं तो बाहर आप खुशियाँ ढूंढते हैं। जो पहला शख्स आपके कंधे पे हाथ रख दे, बस आपको उससे मोहब्बत हो जाती है। हम ये अंडरस्टैंड नहीं करते कि जो हमने घरों के ज़िंदगियाँ या घरों का माहौल जहन्नुम बनाया हुआ है, ये इसके कितने सोसाइटी पे कितने नेगेटिव असरात हैं। मैं सिर्फ उन लोगों की बात नहीं कर रही जो शौकियाँ हर औरत को देख रहे हैं। मैं आई हैव सीन वेरी नाइस पीपल बट दे आर फॉलिंग अपार्ट। दूसरी बात यह कि हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें ना टैबू बना दी खामखा में, जैसे मियाँ बीवी साथ बैठ के, भाई बार बार वो खातून बताएंगी हमारे यहाँ तो मैं तो अपने इनके हम एक सोफ़ा पे नहीं बैठते थे। यार आप नहीं बैठते थे, या वो नाम लेके 1901 बात नहीं की, करते थे। हम तो नाम नहीं लेते थे। तो हमने कुछ ऐसा माहौल दिया कि लड़कियां भी ओपन अप नहीं होती क्योंकि वो मायूब समझा जाता है, ये तो बड़ी मॉडर्न है, बहुत तेज़ है। अब जब पिछले दिनों किसी से बात हो रही थी तो यही बात हो रही थी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स एंड ऑल, तो उन्होंने कहा हम जो शरीफ लड़के होते हैं जिनके चक्कर भी कहीं नहीं चला होता, वो दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू गेट मैरिड टू अ गर्ल। लड़की को इस तरह बड़ा किया जाता है कि तुम शर्मीली सी, वोकल नहीं होना, रोमांस नहीं करना, जवाब नहीं देना, तारीफ को लेना नहीं आता। कहते जब हमें इस तरह की लड़की मिल जाती है तो हम सोचते हैं कहाँ मत्था फोड़ें जाके। फिर हमें ऑटोमेटिकली वो तमाम लड़कियाँ अच्छी लगती हैं जो वोकल हैं, मॉडर्न हैं। तो हमने लड़कियों को भी परफेक्ट बहू बनाया, बीवी नहीं बनाने की। हम तो ये तक नहीं इजाज़त देते कि मेकअप कर लो अक्सर घरानों में। तो अब मैं आप पर ही आती हूँ, जो मैंने भी बात की कि एक्सपेक्टेशंस, हर इंसान की एक्सपेक्टेशन शरीफ इंसान की होती है कि शादी के बाद मैं रोमांटिकली ऐसा हम घूमने फिरने जाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। क्या आप एडवाइस करेंगे कपल्स को जो कि हमारे ही पाकिस्तानी माशरे में रहते हैं, जॉइंट फैमिलीज़ में रहते हैं, हाउ टू कीप दैट स्पार्क अलाइव? One, by giving out message to all the external factors to mind your own business. उसमें तो आप बदतमीज का लेबल लगेगा। माइंड योर ओन बिजनेस पॉलिसी बहुत अच्छी है, बट बहुत हमारे यहाँ प्यार मसला से, ये है तहजीब कि में कहता हमारे है। यहाँ वो माइंडिंग वंस ओन बिजनेस पे जो है ना, मतलब बहुत बुरा लगता है लोगों को कि आपने जैसे शो की अभी शुरुआत की तो आपने बात की कि हमारी आदत बन गई है माशरे में रहते हुए कि हमें लोगों के बारे में पता होना चाहिए। हाँ। अच्छा, और अब ये लोग अपना ऐनी हक समझने लग गए हैं कि हमें पता होना चाहिए कि मिसाल के तौर पे अगर हम वालिदैन हैं और हमारे साथ हमारा बेटा रह रहा है और बाद में वो बहू को भी लेकर आ गया है और अब वो जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि उनके लाइफ की एक एक हैपनिंग हमें पता होनी चाहिए। अब उनके सोने जागने की टाइमिंग्स हमारी मर्जी की होनी चाहिए। और अगर नहीं पता होगी हमें तो हम बुरा मान जाएं उस चीज़ का, तो उसकी वजह से कपल अलग प्रेशर में आ जाता है। तो अब ये जो स्पार्क अलाइव रखने की आप बात कर रही हैं, उसमें सबसे पहले तो सामने वाले को आप स्ट्रेट मैसेज गिव आउट कर दें। और अब इसके लिए अब हमारे यहाँ प्रैक्टिकल टॉक्स होती ही नहीं है। जब मिसाल के तौर पे आप रिश्ता लेके जा रहे होते हैं कहीं पे, तो क्यों हमारे यहाँ ऐसा फैशन या कल्चर नहीं है कि लड़के को और लड़की को इनकरेज किया जाए कि
सॉलिट्यूड में जाके अलग से एक दूसरे से, प्रैक्टिकल हाँ, चीज़ों बात पे करें। ज़रा आधे घंटे की बात करो, एक दूसरे से लाइफ के पर्सपेक्टिव शेयर करो, एक दूसरे से पूछो कि वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को किस तरीके से देखते हैं आने वाली ज़िंदगी में कौन कौन सी चीज़ें उनकी प्रायोरिटीज़ हैं, कौन कौन सी चीज़ें उनके टेस्ट से मवाफकत रखती हैं या आगे उसके क्या against करना जाती हैं। चाहते हैं, एस्पिरेशंस क्या हैं। एग्जैक्टली तो अगर वो चीज़ मतलब प्रैक्टिकल टॉक अगर डे 1 पे हो जाए ना, अब हमारे यहाँ क्या होता है कि सारा शुगरी स्टफ डे 1 पे हो रहा होता है, ठीक है। शादी से पहले जब आप रिश्ता लेने जा रहे होते हैं, फिर लेन देन और फैंसी किस्म की चीज़ें, फिर शादी में 6 किस्म के इवेंट्स और करोड़ों रुपया शादी में इसी तरह से खर्च हो जाता है। लेकिन शादी के बाद माशरती तौर पे बंदे को ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, कितनी सेविंग उसके पास होनी चाहिए, कितना बैलेंस्ड उसको अपनी बेगम को लेके चलना है, उसकी क्या ज़रूरियात हैं, वो कैसे पूरी करेगा या नहीं करेगा, इस चीज़ पे कोई बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो वो स्पार्क वहीं पे मर जाता है जब आपकी शादी से पहले तो शादी के ऊपर एक बहुत भारी रकम लग गई हो, ठीक है, और उसमें कहीं ना कहीं लड़का खुद बेचारा अंडर डेट आ गया हो, तो शादी के बाद उसको फिर वो वही बेगम की सूरत जो है वो बुरी लगने लग जाती है थोड़े दिन हाँ, में, कर्जा क्योंकि इतना- उसको वो कर्जा याद कर्जा आ रहा होता है उतारना अपनी है। बेगम को देख के। फिर वही चीज़ लड़की के पर्सपेक्टिव में भी है कि अगर उसके वालिद ने कहीं से कर्जा लिया हो वो शादी पुल ऑफ करने के लिए, तो उसके दिल में कहीं ना कहीं वो बात रह जाती है कि यार काश ये चीज़ सादगी से हो जाती। बट अब हमारे यहाँ जो कपल्स हैं वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं कि वो चाहते हैं कि ये सारी फैंसी और शुगरी स्टफ हो, इंस्टाग्रामेबल शादी हो। ये मसला भी हो गया ना, हमें सोशल मीडिया पे दिखावा भी तो चाहिए। Exactly. आजकल इतनी इंस्टाग्रामेबल शादियां हो रही हैं और वो रस्में हो रही हैं जिनका हमने सुना भी नहीं था। तो एक तो आपने कहा कि सबको शटअप कॉल दे दें, टेल पीपल, और दूसरा एक अपनी स्लीप मैनेजमेंट पे बहुत ध्यान रखें, आपने अपनी नींद पूरी करनी है नो मैटर व्हाट, ठीक है, ये बहुत चाहे कोई इंपॉर्टेंट भी है। कह रहा आपने है कि हेल्दी उठ के खाना और किचन में आ एक्सरसाइज जाए। खानी है, बिल्कुल, क्योंकि देखें ये कुछ आपकी अपनी ज़ाती अगर आप अपनी ज़ात पे काम नहीं करेंगे तो आप सोसाइटी में वैसे भी कंट्रीब्यूट करने के लायक तो नहीं आपको बचे। जॉइंट फैमिली में से घर से निकाल दिया जाएगा, नहीं? मे बी, लेकिन अच्छा, फिर निकाल दें। देखें हमारे यहाँ जो है ना इस्लाम कहीं पे भी हमारी शरीयत जो है वो बाउंड नहीं करती है कि आपने जॉइंट फैमिलीज में रहना है। इनफैक्ट हमारी शरीयत जॉइंट फैमिली का कोई कॉन्सेप्ट देती नहीं है, Absolutely. लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि वो एक ईस्टर्न कल्चर शुरू से Culture है, चलता चला आ रहा है जॉइंट फैमिलीज का, तो अब उस तहजीब को हमने कहीं ना कहीं फर्ज तसव्वुर कर लिया कि नहीं ये तो होना ही चाहिए, लड़का अलग क्यों जाए। और लड़का अगर अलग शादी के बाद होने का डिसीजन ले तो उसमें भी लड़की पे उंगलियां उठ रही होती हैं कि ये देखो हमारे बेटे को लेके भाग गई। ये एक बहुत फेवरेट जुमला है बहुत ज़्यादातर हाउस होल्ड्स का, जो कि ये लोग बोलते हैं, और बेचारी लड़की पे फालतू की एक बाल्टी गिर आने से जाती है, पहले ही आ जाती है ना, पहले ही से आ जाती है। अच्छा, आपका क्या ख्याल है कि हाउ टू कीप अ स्पार्क अलाइव फ्रॉम अ वुमेन्स स्पार्क पर्सपेक्टिव? में वही बात है कि आप पहले अपने हॉबीज़ को डिफाइन करें कि इफ़ यू फाइंड टाइम फॉर योर पार्टनर और उनकी हॉबीज़ को देखें, ऑब्जर्व करें, इंस्टेड ऑफ लुकिंग अराउंड फॉर पीपल, के ये भी बेहतर है कि करें, क्योंकि आप जॉइंट फैमिली में अगर होते हैं कि आपकी सास को क्या पसंद है, आपके ससुर को क्या पसंद है, कि नंद को क्या पसंद है, बट पहले प्रायोरिटाइज़ करें कि आपके हस्बैंड को क्या पसंद है। अगर उसको कुकिंग अच्छा खाना पसंद है तो फाइंड आउट न्यू वेज टू कुक फॉर द पर्सन। फिर अगर आपको ट्रैवल पसंद है तो आप अपने जो इम्पल्स बाइंग है उसको कंट्रोल करें। एक औरत के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं, वो कंट्रोल करके आप अपने एडवेंचर्स पे और नई चीज़ें एक्सप्लोर करने पे और ट्रैवलिंग पे जो है वो मुझे ऐसा साथ लगता है में कि स्पेस दें। ये जो हम एक दूसरे के बिल्कुल। नर्व्स पे सवार हो जाते हैं ना, कहाँ जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, क्या कर बिल्कुल। रहे हैं, क्योंकि जिसको बात करनी है, अब जैसे मैं आपसे बातें करते करते भी अगर मुझे किसी को आई लव यू लिखना है, मैं चुपचाप लिख के यहाँ रख भी दूंगी, पता भी नहीं चलेगा। तो जिसने जो करना है वो तो कर रहा है। बिल्कुल नर्व्स पे आने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें वो तमाम लोग बिल्कुल। बहुत अच्छे लगते हैं जो हमें स्पेस देते हैं। तो और trust करते हैं। बिल्कुल ट्रस्ट करते हैं। ट्रस्ट बिल्कुल। और जो आपने जैसे स्पार्क की बात की ना, स्पार्क का बहुत ज़्यादा ताल्लुक ट्रस्ट से भी है कि आप अपने रिलेशनशिप के अंदर आपका ट्रस्ट फैक्टर कितना है। और अगेन अगर उसी बात पे हम आएँ कि हमारी सोसाइटी बहुत ज़्यादा कोशिश करती है कानों में बातें डाल के कि इसको ऐसा देखो, ये लड़की की बात हो या लड़के सिखाते हैं ना हम किस तरह से बीवी रखनी है। कि वो फिर ट्रस्ट इश्यूज पैदा हों। लेकिन आपको अगर आप एक अडल्ट हैं, आपने शादी की है, तो यू हैव टू हैव कंट्रोल ओवर योर थॉट प्रोसेस, कि आपको पता होना चाहिए कि आपका पार्टनर कितना ट्रस्ट वर्दी है, और अगर नहीं है तो डू नॉट स्टे इन दैट रिलेशन। लेकिन अगर वो है तो उस ट्रस्ट को मेंटेन करें और उसको प्रोटेक्ट भी करें। कि अगर मैं स्पार्क की बात करूं आपने जो की, उसमें ट्रस्ट के साथ साथ सीक्रेसी एक बहुत बड़ा जो फैक्टर है। अगर मैं अपनी लिए बात करूं कि मुझे वो चीज़ बहुत अट्रैक्ट करेगी कि मेरी बात मेरे तक है, या पार्टनर्स जो आपस में अगर मैं लड़कियों की बात करूं, दे आर कॉलिंग देयर अम्माज एंड टेलिंग हर बात बता रही हैं। हर बात बताएं, तो वहाँ पे स्पार्क भी ख़त्म
हो जाता है, क्योंकि उस बंदे को लगता है आई एम नॉट टॉकिंग टू दिस गर्ल talking to the whole family right now. एग्जैक्टली मेरे बात का जो है वो मुझे बोलने से पहले बहुत तोलना पड़ेगा, बिकॉज मुझे पता है कि अगली दफ़ा जब मैं इसकी अम्मा को विजिट कर रहा हूँ या इसके अब्बा को विजिट कर रहा हूँ, दे विल बी टॉकिंग अबाउट द सेम टॉपिक और उनको मेरी बीवी का वर्जन पता होगा। तो इस तरह जब आप उन अपनी व्हेन यू लर्न टू कीप योर थिंग्स इन योर रूम एंड आप उसमें आप बहुत फ्लरिश करते हैं एज अ कपल, तो ये एक बहुत बड़ी मेरी तरफ से एक अगर tip क्योंकि शटअप कॉल यूजुअली मर्द ही दे सकता है, लड़की तो आके वो वैसे ही बदनाम है आने से पहले और वो आके शटअप कॉल भी देने लग जाए। ये बात आपने बड़ी अच्छी की, ट्रस्ट, गिविंग स्पेस और घर की बात घर तक रख लें, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपका तो झगड़ा ख़त्म हो जाता है लड़ाई झगड़ा करके, आप भूल भी जाते हैं दूसरे को, हाँ आप विलन है, और फिर वो बार बार कहते रहते हैं तुम्हारा मियाँ तो ऐसा ही है। अच्छा, टुवर्ड्स द एंड ये तो हमने बात की कि हम ऐसा कपल अपने कपल के अंदर कैसे स्पार्क रखें, सोसाइटी के लिए क्या पैगाम है या फैमिलीज के लिए क्या पैगाम है? माइंड योर ओन बिजनेस, प्लीज़ अपने काम से काम रखें, ठीक है, दूसरों को उनकी ज़िंदगी जीने दें, वो जिस तरीके से जी रहे हैं उनको वैसे जीने दें, उन्होंने जिस तरीके से आपस में डेफिनेशंस तय की हुई हैं उनको वैसे जीने दें। कहीं मदद मांगे तो आप जाएं। और हाँ, अगर आपको इन्वॉल्व करें किसी चीज़ में तो जिस हद तक आपकी इन्वॉल्वमेंट मांगी हो उस हद तक आप दें, ठीक है। और दूसरा, बिलखुसूस मेरा जो हमारे से पहली वाली जो एल्डर जनरेशन है उससे ये पैगाम है कि खुदारा इस चीज़ को समझें कि आपका दौर और था, ये दौर और है, इसकी डायनामिक्स और है। तो अब मिसाल के तौर पे अगर लड़का आज घर बैठ के फ्रीलांसिंग कर रहा है और लड़की बाहर जाके सेम कपल में से जो गर्ल है वो बाहर जाके काम कर रही है कॉर्पोरेट में, तो आप कतन जो है ना इस किस्म के जुमले ना मारें कि घर में रहोगे तो बेकार हो जाओगे, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं रहेगी मर्द की हैसियत से, देखो तुमने बीवी को बहुत छूट दी हुई है, वो बाहर जा रही है, तुम घर में बैठे हुए हो। तो ये सोसाइटी का अब नॉर्म है। इवन अब कपल्स पूरे फ्रीलांसिंग की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, कॉर्पोरेट जॉब्स के भी आगे की कहानी बहुत आगे निकल चुकी है। तो इस बात को समझें कि अपना आपका दौर और था, ये दौर और है, और अगले आने वाले दौरों में ये सारे चेंजेस और डायनामिकली होते चले जाएंगे। तो टॉलरेंस और एक्सेप्टेंस लेवल अपने अंदर लेकर आएँ, बजाय इसके कि आप उन पे अपने दौर की वैल्यूज़ थोपने की कोशिश करें। और अंडरस्टैंडिंग कि ये हम जैसे सोसाइटी जब बनती है तो उसमें सबका एक पार्ट होता है। जैसे अगर हमारे बड़े हैं तो हम उनके एक्सपीरियंसेस से ऑब्वियसली सीखेंगे, लेकिन वो सीख की तरह हो, टॉन्ट्स की तरह ना हो। जो आजकल मैं जितने भी लोगों से मिलती हूँ या मेरी जो सर्कल में भी लोग हैं, दे आर वेरी मच इन नीड ऑफ गुड एडवाइसेस। वो चाहते हैं कि हमारे माँ बाप, हमारे सास ससुर, हमारे बड़े हमें एडवाइस करें, लेकिन वो एडवाइस जब लेने जाते हैं तो उनको एडवाइस की बजाय जब ताने मिलते हैं तो वो वहीं पे उनका शाटर हो जाता है। तो बड़े मतलब हमारे लिए काबिले एहतराम है, हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा मुकाम है उनका। तो अगर वो सपोर्ट करें, इस बात को याद करते हुए कि उनका भी ये वक्त था जिससे वो गुजरे थे। एक कपल, सबकी शादी पहली दफ़ा ही होती है, बहुत कम केसेस पहली शादी जो पहली दफ़ा ही होती है, तो उनको जो सपोर्ट शायद उनके टाइम पे नहीं मिला तो वो सपोर्ट प्रोवाइड करें, ताकि इस तरह से एक हेल्दी ना के बदला लें या फिर वो चीज़ें जो वो नहीं कर पाए वो इम्पोज करें। तो इससे बहुत हमारी सोसाइटी में एक हेल्दी कल्चर मेंटेन होगा, और ये बड़े ही ला सकते हैं हम। और हमें जब वो सीख मिलेगी तो वी विल पुट फॉरवर्ड इन दी नेक्स्ट जनरेशन इंशाल्लाह ताला। कि सपोर्ट सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और अंडरस्टैंडिंग के साथ कि जहाँ पे उनको ज़रूरत है वहाँ सपोर्ट दें, जहाँ उनको ज़रूरत नहीं है तो वहाँ पे खामोश भी रहें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, और अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, स्पार्क कायम रखे। बात वही है कि अगर हम दोस्ती कर लें तो ज़्यादा आसान होता है, और दोस्ती कभी भी कंट्रोलिंग शख्स से नहीं होती, शक्की इंसान से नहीं होती, उसी से होती है जो हमारी हर उल्टी पुल्टी बात सुन लेता है, इंजॉय कर लेता है। और एक दूसरे को, दोस्त भी अगर घर पे रहना शुरू हो जाए ना, मैं बुरा लगने लग जाएगा। तो मियाँ बीवी का रिश्ता वैसे ही बहुत सेंसिटिव होता है, तो इसमें अगर बाकी लोग भी उसमें मज़ीद बिल्कुल कहते हैं जलती पे तेल छिड़क रहे होते हैं, तो वो अगर वो एलिमेंट ना हो तो भी कपल्स बहुत खुश रह सकते हैं। इसी तरह बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं यहाँ पे परेशान थे, व्हेन दे मूव अब्रॉड, खुश अकेले हो गए तो खुश हो गए, मगर यहाँ से फ़ोन जाता रहता है उनको भी। तो बहुत शुक्रिया, और आपको मैं फिर दोबारा किसी और टॉपिक के लिए आपकी जो बोन सेटिंग है उस पर इंशाल्लाह तकलीफ दूंगी, और आपको किसी और, क्योंकि आप दोनों अपना अलग अलग भी तो काम कर रहे हैं। तो भाई आपने जाना कि किस तरह से कोई भी कपल अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है सिर्फ आपकी फजूल बातों की वजह से, तो अपने जो मशवरे हैं अपनी हद तक रखें। दूसरा, मैंने शुरू में भी कहा था कि शैतान का फेवरेट काम है मियाँ बीवी में लड़ाई करवाना, तो अगर आपका भी ये फेवरेट काम है तो आप ये सोचिए कि आप क्या हैं,
और जो अभी बात करी थी हफ्सा, और एक दफ़ा मैंने प्रोग्राम में बात की थी कि भाई मुसलमान तो या मोमिन तो है ही वो जिसकी ज़बान से और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रह सकें, तो फिर आप ये भी सोच लीजिए कि आपकी ज़बान से दूसरे लोग महफूज हैं। मियाँ बीवी को जीने दें। आज एक टेक अवे था इस कॉन्वर्सेशन का कि माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से काम रखिए, दूसरे की तरफ छोड़े उनको, जो कर रहे हैं, कमरे का दरवाज़ा बंद रहने दीजिए, सुबह कभी भी उठ रहे हैं, अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजारें, आसानियाँ बांटें लोगों की ज़िंदगियों में। मैं एक ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद हम जाएंगे किचन में और देखेंगे कि हमारी जो बुरा फ्राइड चिकन थी वो कहाँ तक पहुँच रही है। आई थिंक वो रेडी होगी। इसके बाद एक और मज़ेदार चीज़ बन रही है, वो भी आपको सिखाते हैं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। और मैं मौजूद हूँ किचन, शेफ़ साइमा के किचन में। आ जाएंगे थोड़े दिन में वापस। तो शेफ़ साइमा हमारी जो आपसे पहले शेफ़ थी, मतलब आप तो हमारे पास मेहमान आई हैं, उनका नाम है साइमा। तो मैं जब जैसे ही वापस आती हूँ तो मैं कहती हूँ और मैं मौजूद हूँ शेफ़ साइमा किचन में। अभी भी इतना स्ट्रगल कर रही हूँ, 4-5 दिन हालांकि हो गए। तो जनाब मैं मौजूद हूँ किचन में और हमारी बोरा फ्राइड चिकन रेडी। जी, बोरा फ्राइड रेडी हो गई। और इसके साथ ही आपने वो जो कचूमर सैलड था वो, अच्छा मुझे क्विकली बताइए, इसमें दोबारा बता दें, खीरा, लेटस लीव्स और रेडिश, और रेडिश को उर्दू में क्या कहते हैं? मूली। मूली, मतलब लेकिन लाल कलर की होगी, लाल, छोटे से। अच्छा छोटी वाली जो होगी, राइट राइट जी। और इसके अंदर गाजर। ठीक है, अब सही। अपने हिसाब से लेमन वगैरह जो जिसको पसंद हो, मैंने कुछ नहीं डाला इसमें। और वैसे इसमें चाहे तो लेमन ने छोड़ ला। हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है, और ये अब आपने सर्व कर दिया है जो अब हमारे खाने के लिए तैयार है। जी। और अब बन रहा है सेव अब पूरी। हम सेव पूरी बना रहे हैं सेवरीज में, जो ये शाम की savory- चाय के साथ इट्स अ पसंद की स्नैक जाती है। काइंड। It's a snack। राइट, हम इसे खाने के साथ कभी बिल्कुल ले सकते हैं। कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं? अच्छा, सेव पूरी के लिए आप सबसे पहले तो ये हैं जो कि बाजार में आम दस्तयाब हैं, सेव। इसको कहते हैं बारीक सेव। बारीक सेव है जी। ठीक है। पूरियाँ, ये पापड़ी है ये या पूरी? पापड़ी है, और ये आप जिस शॉप से भी लेंगे, अगर आप उनको कह दें टी टाइम के हिसाब से, इसको वैसे पूरी बोलते हैं। पापड़ी इस जो हम चाट में डालते हैं। ठीक है, तो ये मोटी जी। ठीक है। और प्याज, एक दरमियाना प्याज आपने बारीक चॉप करवा लिया है। टमेटो है ये 1। जी जी, एक है। छोटा ये छोटा। ड्रेसिंग के लिए, जिसको पसंद हो। सही है। ठीक है। इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है आलू और वो चाट चाट मसाला और and हरी चटनी। पहले हम पूछते हैं ये जो आलू है इसमें आपने क्या क्या डाल के इसको? ये 2 छोटे आलू लिए मैं, और इसको आप मैश करिए। इसमें मैंने डाला है नमक और चाट मसाला। अच्छा, सिर्फ नमक चाट मसाला डाल के आपने इसको मैश करके रखे आलू को। और वो जो हरी चटनी है? हरी चटनी में धनिया, पुदीना, लहसुन, अगर जिसे पसंद हो। मैंने सिर्फ एक जवा लिया है बस। ठीक है। लेमन एंड हरी मिर्ची, ठीक 4-5 इंग्रेडिएंट्स हैं। सही है। धनिया, पुदीना, लेमन, हरी मिर्ची एंड लहसुन। राइट, तो ये आपने हरी चटनी। अब इसकी सिर्फ असेंबली है जी। जो कि झटपट हो जाएगी। जी। कैसे करना है बताएं? सबसे पहले आप ये पूरी उठाई। पूरी, अगर किसी को केचप बहुत ज़्यादा पसंद हो, चिली गार्लिक, वो भी डाल सकते हैं टॉपिंग पे। सही है। ठीक है। आलू आप अपने मुझे चाट मसाला और इसमें सिर्फ नमक है, और पूरी हो गई। सही है। अच्छा, प्रॉपर्ली इसके ऊपर समझे जी, आपने कोटिंग जैसे कोट करना है पेस्ट की तरह, लेकिन हल्का सा मोटा लगाइएगा ताकि कुछ मुंह में तो आए। बिल्कुल। सही। ये हो गया। अब आप इस पे करेंगे। तो क्या हम अगर इसको लगा के ऐसे सेट कर दें और ऊपर से चीज़ें रख दें तो क्या कर सकते हैं? वो कर सकते हैं, मैं वैसे ही करूँगी, लेकिन वो फिर गिरेंगी। अच्छा चलो ठीक है, जी। आप करें। अब आप चटनी के ऊपर जब ये चीज़ें डालेंगे ना, तो एक बाइंडिंग आ जाएगी। सही सही। ठीक है। अगर मैं पहले चटनी लगा देती हूँ तो वो नीचे सॉगी हो जाएगा। सॉगी हो जाएगा, राइट। आलू के ऊपर प्रॉपर आपने चटनी लगाई। ठीक है। अब आप लगाएंगे सेव। जी। और अब ये वो वाला टाइम है, अगर आपको केचप पसंद है तो। अब आप जिस तरह बोल रहे हैं ना कि हम ऐसे रख के सेट कर लें, आप पहले आलू चटनी लगा के फिर आप ये आपको जिस रखना तरह शुरू चाट आपकी बनानी हो, राइट राइट। ये फिर थोड़ा सा चाट मसाला।
टमाटर, प्याज, जैसे आप जिसको जिस हिसाब से लेना हो। और अब अगर सेव के बाद अगर आपने केचप डालना हो तो बहुत टेस्टी लगता है उससे। अच्छा, जी, और अगर आपको केचप का टेस्ट पसंद नहीं है तो ना डालें। ना डालें। क्योंकि वो हरी चटनी यही बहुत टेस्टी लगेगा। ये एंड आपकी आवर होटल- सेव पूरी इज़ रेडी। ओके, सेव पूरी का मेन इंग्रेडिएंट है आलू, जिसमें हमने चाट मसाला और नमक डाल के इसको मैश कर लिया, और वो जो चटनी है जिसमें आपने अदरक, सॉरी, लहसुन, अच्छा धनिया, पुदीना। मुझे बताएं जी। कि सेव पूरी में आपने सबसे पहले ये सेव रखे सबसे पहले मैंने पूरी, उसके बाद आलू, देन चटनी, देन सेव, राइट, और फिर चाट मसाला, Brilliant. टोमेटो एंड ब्रिलियंट ब्रिलियंट। और ये 1 बाइट या 2 ये बाइट? 1 बाइट है। ओके, ऑसम। तो हाँ, ये स्नैकिंग का ही है। ये स्नैकिंग है। और जब आपकी पूरी प्लेट रेडी हो जाए, आप चाहें तो एक्स्ट्रा चटनी डालना चाहें, चाट मसाला, बट मेक श्योर जब आप उठाएं तो वो गिर drip ना ना रहा। करे। हाँ, सही है। तो ये एज ए सेवरी, अगर जैसे 1 बाइट की तरह आप बिल्कुल सही, ठीक है, ठीक है, ब्रिलियंट। चलें, अब मैं प्रोग्राम को एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच। पहले आप ये बताइए कि आज आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मतलब ख़ास तौर पे आपके साथ महावेश और आपकी पूरी टीम, इट वाज अमेजिंग वर्किंग विथ यू। और जब से मुझे पता चला था, आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड। बहुत कंफर्टेबल, आप, स्टाफ, इट वाज अमेजिंग। ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज लवली। चलें, गुड। एंड आई थैंक वुड यू। लव कि कभी भी कुछ हो आप हाजिर? बिल्कुल हाजिर हैं। ओके, ऑसम। And you वी were वुड लव टू amazing हैव too. यू अगेन। इंशाल्लाह कभी हम कोई भूरा वीक मना सकते हैं, या Sure. आपने बताया कि आपका पंजाबी बैकग्राउंड है, तो आपको जी। तो दोनों कुजीन्स आते दोनों होंगे। क्यूजीन्स आती है, और कहीं ना कहीं अफगानी बैकग्राउंड भी है। तो कभी काबली पुलाव या कुछ इस टाइप का भी हो, तो मेरा ज़रा मिक्स कल्चर सही। बैकग्राउंड है। तो इट वाज ज़बरदस्त। जस्ट लवली टू बी हियर। थैंक यू सो मच। हमें भी बहुत मज़ा आया आपके साथ, और अभी हम और मज़ा आएगा जब आप इनका ये सेव पूरी और ये खाएंगे। और आप हमारे लिए बाकी सब बनाएं, प्रिपेयर बिल्कुल, करें। मैं प्रोग्राम definitely. को मैं Sure. प्रोग्राम को एंड करती हूँ। तो यकीनन आपको बहुत मज़ा आया होगा। आज हमने दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से बात की, जिसमें एक था सदमा, और इसको किस तरह हम क्या कहते हैं रिकग्नाइज करें, अवेयर हों, और अपने अपने जो हेल्प है उसको हम सीख कर सकें। दूसरा हमने बात की थी कि शादीशुदा ज़िंदगी के कपल्स के मसाइल और उनका हल। मुझे ऐसा लगता है कि तमाम मसलों का एक ही हल है, और वो ये है कि हम अपनी ज़बान की हिफाजत करें, हम दूसरों के मामलात में इंटरफेयर ना करें। हमें बहुत शौक़ है खलीफा बनने का हर जगह, तो इफ़ वी स्टॉप डूइंग इट, अगर हम अपने काम से काम रखना सीख लें और ये एहसास करें, जो मैंने बिल्कुल प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ना दें ना लें, तो दूसरों की ज़िंदगी भी अमन से गुजरेगी और आपका भी ज़मीर मुतमईन रहेगा कि आपको ये एहसास नहीं होगा कभी भी कि आपने किसी की ज़िंदगी की तबाह बर्बाद की है। माशरे की जो अखलाकी बुराइयाँ हैं या माशरे की दूसरे बहुत सारे मसाइल हैं, उसमें कहीं ना कहीं हमारी खामोखा की जो हमारी टांग दूसरों के मसाइल में अड़ी है ना, वो हम खुद भी ज़िम्मेदार हैं उसके। तो नया आने वाला साल है, नई चीज़ें आप सीखें, कोई ना कोई नया काम करना शुरू करें, और उसमें एक काम बहुत ज़रूरी है कि अपनी ज़बान की हिफाजत करें। स्टॉप इंटरफियरिंग इन अदर पीपल्स पर्सनल लाइव्स, और अपने काम से काम रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।